Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. राइट आज अभी आपको मालूम है कि हम क्या पढ़ रहे हैं. अभी हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में. वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट. राइट बाकी तो हम बहुत सारी चीज़ें साथ में कर रहे हैं साइमल्टेनियसली. हम करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, हम लाइफ स्किल्स भी पढ़ रहे हैं, हम स्टैटिक जीके भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट. कंसेप्ट में भी हमारा चल रहा है किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, आप किंगडम एनिमेलिया में बहुत 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 वास्ट है. ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि दुनिया में या तो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, है ना. तो वही हमारी दुनिया का हिस्सा बनाते हैं. तो जाहिर सी बात है, हमने प्लांट जब इतना लंबा चला था तो एनिमल तो बनता है ना कि और लंबा चलेगा. उसमें तो अभी हम भी आएंगे. अभी तो हमने अपने बारे में बातें नहीं की है, तो वो भी चलने वाला है. लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है. अब आपको फिर से ये लगेगा कि मैम हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बोलती हैं, लेकिन एक्चुअली इंटरेस्टिंग है. और फैक्ट उसका जो टॉपिक है वो भी इंटरेस्टिंग है. और वो क्या है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्ट्स, द इंटरेस्टिंग एंड द फन फैक्ट्स अबाउट द एनिमल किंगडम. हम बात करने वाले हैं कुछ फन फैक्ट्स की एनिमल्स के बारे में. अभी तक हमने उनकी बड़ा सीरियस बात की है ना. उनके बारे में हमने बात की है कि भाई वो किस फाइलम में आते हैं, किस जेनस का हिस्सा होते हैं, किस ऑर्डर में होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं. हमने इस तरह की बातें की हैं. अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है और उनको अलग बनाती हैं बाकी सारी चीज़ों से या बाकी सारी प्रजातियों से. ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही मज़ेदार से फैक्ट. और ये किताबी दुनिया के बाहर की बातें हैं. कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी. जो चीज़ें आपको पता होंगी वो आप फिर से पढ़ लीजिए, रिवाइज हो जाएगा. और जो नहीं पता है वो तो जानकारी मिल ही रही है. और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं नहीं बता पाऊंगी, जो आपको पता है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. राइट, अब आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स में जब हम यहाँ बात करते हैं तो हम बात क्या करते हैं? हम पूरी एजुकेशन की बात करते हैं ना. A to Z 1 to 100 हम पूरा कवर करते हैं. और ऐसा नहीं होता कि एक आध दो चीज़ आपको पढ़ाई गई और उसके बाद बोला कि नहीं भाई अब तो आपको हमारा जो पैकेज है वो लेना पड़ेगा या आपको सब्सक्रिप्शन फीस भरनी पड़ेगी. कुछ नहीं भरना है, कुछ नहीं करना है. 100% फ्री चैनल है, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन फ्री में आपको मिलेगी. अब तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी भी शुरू हो गया है ना, हिंदी चैनल भी. तो अब तो लैंग्वेज बैरियर वाली जो चीज़ है वो भी नहीं आने वाली. ठीक है, तो सब कुछ आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है. और अपन साथ में फन वे में, मस्त वे में पढ़ाई करने वाले हैं ताकि अपना एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे से अपन अच्छे उसमें जो मार्क्स हैं वो हासिल कर सकें. राइट, तो अब अपन करने वाले हैं आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. और श्री गणेश करते हैं अपन किस टॉपिक के साथ? 75 एनिमल फैक्ट्स के साथ. अब क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक तो अपन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, तो अपन बहुत लंबा डिस्कशन भी कर लेते हैं कई बार, है ना. तो अपन ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो पार्ट 1 में जो है वो 35 है और पार्ट 2 में ऑब्वियसली 40 बचते हैं, क्योंकि अपन बात करने वाले हैं 75 एनिमल्स की. ओके, सो लेट्स रोल द बॉल अहेड और अपन डिस्कशन करना चालू करते हैं पार्ट 1 का. और अपन आ जाते हैं सबसे जो पहली चीज़ है, जो पहला फैक्ट है वो है किसके बारे में? वो है बहुत ही क्यूट से कोला के बारे में. कोला यहाँ पे बनाया नहीं हुआ है, लेकिन कोला के बारे में जो फैक्ट है उससे मिलती जुलती जो इमेज है वो यहाँ पे लगाई गई है. ठीक है, अब उनके बारे में आपको मालूम है? कोला के बारे में आपको लगता है कोला बेयर जो होते हैं, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वो बेयर बोला ज़रूर जाता है लेकिन वो बेयर होते नहीं है ना. वो मार्सिपल्स होते हैं. लेकिन खैर वो तो एक बात हो गई. अब उसमें कोला में और हम में आपको ऐसा लगेगा कि इनमें और हम में क्या सिमिलैरिटी है. जो यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो कोला और ह्यूमन का कर दिया है. एक कहानी में ट्विस्ट है. कहानी में ट्विस्ट ये है कि कोला के जो प्रिंट्स होते हैं ना, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आप देखिए कितना ज़्यादा मैच करते हैं ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स से. ऑफ कोर्स वी नो दैट ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स, हमें मालूम है कि हर इंसान के, हर बड़े बूढ़े जवान के, औरत के, मर्द के, सबके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं. राइट, लेकिन कोला के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो हम इंसानों के फिंगरप्रिंट से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं. जो उनकी बनावट है वो तकरीबन इतनी क्लोज होती है कि कहा जाता है कि कई बार जहाँ पे कोलाज ज़्यादा मात्रा में होते हैं वहाँ पे कहा जाता है कि भाई इतना क्लोज लुक, अगर बहुत ज़्यादा इंट्रिंसिक लुक दिया जाए, बहुत क्लोज लुक दिया जाए, तो कई बार कोला जो है वो इंसानों की जगह भी वो कर सकते हैं. आप कंफ्यूज हो सकता है, कोई भी अगर फॉरेंसिक वाला भी है तो वो भी कंफ्यूज हो सकता है कि इंसान के हैंडप्रिंट्स हैं या कोला के हैंडप्रिंट्स हैं. ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं. Koalas might not seem to have a lot in common with us, but if you were to take a closer look at their hands, you'd see that they have fingerprints that are just like humans.
In fact, they're so similar when it comes to distinctive loops and arches that in Australia, police fear that criminal investigation may have been hampered by koalas' prints. अब ये खासकर ऑस्ट्रेलिया की बात क्यों की गई है, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में कोआलास बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और उनका जो नेटिव है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में कई बार ऐसा हो जाता है कि जो साइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, जो साइट ऑफ क्राइम होता है, वहाँ पे पुलिस कई बार इस बात से लेकर परेशान हो जाती है कि भाई जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो कोआला के फिंगरप्रिंट्स भी अगर वहाँ पे कहीं मिल गए तो बहुत ज़्यादा जो तहकीकात है ना, जिसको कि हम कहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन का जो मॉडल है, जो इन्वेस्टिगेशन की जो रीम है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिप्लेस बिलीव इट और नॉट एनी कोआला हु वांट्स टू कमिट क्राइम्स वुड बी वाइज टू डू सो वेयरिंग ग्लव्स। मतलब ये तो मजाक की बात है, लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर कोई कोआला क्राइम कमिट करना चाहता है तो बहुत आसानी से उसका जो वो है ना ठीकरा जो है वो किसी ह्यूमन के सर पे फोड़ सकता है। इतने उसके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट से मिलते हैं। जब हम बात करते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स की आर्चेस की और रिजेस की हम बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा कोआला से मिलती है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं सेकंड पे। ये जो कोआला के बारे में मैंने आपको बताया ना कि फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, तो ऐसा कई बार कई क्राइम सीन्स में ये चीज़ देखी भी गई है ऑस्ट्रेलिया में कि लोगों ने इसका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की गई है। इनफैक्ट एक न्यूज़ पीस मैंने पढ़ी भी थी जो कि फ़न न्यूज़ पीस थी, जिसमें ऐसा देखा गया है कि एक थीफ जो था उसने इस तरह का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया, हालांकि बाद में वो पकड़ा जाता है, लेकिन उसने इस तरह का जो एक पुलिस को गुमराह करने की जो चीज़ थी उसने वहाँ पर करने की ट्राई किया था। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं पैरट्स के बारे में। पैरट्स के बारे में एक बहुत चीज़ है, कही जाती है कि पैरट्स के बारे में ये कहा जाता है कि भाई पैरट्स जो है ना वो लोग पालते ज़रूर हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत हाईली डोमेस्टिकेटेड बर्ड मानी जाती है पैरट, लेकिन पैरट जो होता है वो वफादार नहीं होता। ठीक है, तो जैसे डॉग होता है, या आप कहते हैं ना कि डॉग हो गया या हॉर्स हो गया या एलिफेंट हो गया, ये बड़े वफादार जानवर होते हैं। तो पैरट्स के बारे में, बिल्लियों के बारे में ये चीज़ कही जाती है कि बहुत वफादार नहीं होते। मतलब इनफैक्ट जो पुरानी कहावतें हैं वो इस तरह से बनी हुई हैं कि बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि जो आँखें हैं वो फेर लेता है, बिल्कुल तोते की तरह आँखें फेर ली। ऐसी कहावत आप पूछेगा अपने घर में आपकी दादी नानी किसी से, तो आपको बताएंगे कि कहावतें बोली जाती थी कि बिल्कुल उसने तो बिल्कुल तोते की तरह आँखें फेर ली। मतलब वो बिल्कुल आपको पहचानने से इनकार कर दिया, जिंदगी भर आपके साथ रहा और आखिर में अपना मौका आया तो पहचानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से बोला जाता है। तो ये थोड़ी सी एक अलग सी उसके बारे में जो इमेज है पैरट की, उसके अगेंस्ट जाके एक बात है। और बात क्या है, पैरट विल सेल्फलेसली हेल्प ईच अदर आउट। ये जो है उनका बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये नहीं होता। ठीक है, पैरट्स जो है बड़े सेल्फ सेंटर्ड माने जाते हैं, लेकिन इस वजह से ये जो है अमेजिंग फैक्ट है। क्यों है, और ये बात हो रही है किसकी? बात हो रही है अफ्रीकन ग्रे पैरट की। Parrots may be associated with pirates, but it turns out that African grey parrots are nothing like the infamously greedy treasure-seeking criminals. ठीक है, पायरेट्स के साथ भी पैरट्स का नाम जो है बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है और उनको कहा जाता है कि ट्रेजर ग्रीडी क्रिमिनल्स के तौर पे भी पैरट्स को पहले इस्तेमाल किया जाता था। तो ये बोला जा रहा है कि उनकी जो इनफेमस इमेज है उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत जाते हुए ये देखा गया है कि पैरट्स जो हैं वो एक दूसरे की, जो खासकर जो अफ्रीकन ग्रे पैरट हैं वो एक दूसरे की काफ़ी मदद करते हैं, काफ़ी आउट ऑफ द वे जाके एक दूसरे की मदद करते हैं। Instead, researchers have discovered that the colorful bird will voluntarily help each other to obtain food rewards and perform selfless act. ठीक है, और ये बाकायदा पब्लिश की गई है अकॉर्डिंग टू 2020 की स्टडी में पब्लिश की गई है करंट बायोलॉजी की, जिसमें ये कहा गया है कि अफ्रीकन ग्रे पैरट्स जो है अगर वो एक दूसरे को नहीं भी जानते, अगर वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, इनफैक्ट तब भी जब वो एक दूसरे को कोई फ्रेंड नहीं होते, जान पहचान नहीं होती, आपस में कोई भाई बंद नहीं होते, तब भी वो एक दूसरे की मदद करने को देखते हैं और वो काफ़ी प्रो सोशली बिहेव करते हैं। तो ये स्टडी के द्वारा सिद्ध हुआ है जो कि करंट बायोलॉजी में पब्लिश हुई थी। ओके, तो अब अगर कोई आपसे कहे कि भाई पैरट जो होते हैं वो बिल्कुल तोते की तरह किसी ने आंखें पलट ली, तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि तोते की तरह आंखें पलटने के अलावा भी सबको एक ही उससे लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, जैसे कि ग्रे अफ्रीकन पैरट। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इनकी, ये जो डॉगीज हैं ये डॉगीज नहीं है बेसिकली, इनका जो नाम है प्रेरी डॉगी डॉग किस। अब प्रेरी जो है डॉग्स क्विकली इनको बोला जाता है प्रेरी डॉग्स, हालांकि ये डॉग्स नहीं होते हैं, आप देख के आप समझ सकते हैं, पर ये बड़े एमिकेबल और बड़े बहुत ही प्यार करने वाले, बड़े से रोमांटिक से सोल होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी जो किस होती है, दे आर क्रीचर्स ऑफ द नंबर ऑफ रीजन, दे जायंट रोडेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इनको इनकी पहचान क्या होती है, खूबी मालूम है आपको, कि जब ये गड्ढा वो करते हैं, बरोज बनाते हैं ना जमीन में, जब गड्ढा डिग करते हैं ये, तो ये इतना बड़ा नेटवर्क अंदर ही अंदर बना लेते हैं अंडरग्राउंड, कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड होम्स ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं इनके घर। मतलब इतना बढ़िया ये गड्ढा बनाते हैं कि पूरा नेटवर्क, पूरा नेक्सस जो है वो अंडरग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं होम्स का ये, ठीक है। लेकिन इनकी खासियत अभी हम क्या करने वाले हैं, ये अटेंशन सीकर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर ये डोमेस्टिकेटेड होते हैं, अगर इनको जू में रखा जाए तो ये बड़े अटेंशन सीकर होते हैं, बिल्कुल इनको लोगों की जो अटेंशन है वो पाना बहुत पसंद होता है। और ये क्या करते हैं, दे आर एक्चुअली टचिंग इन फ्रंट टीथ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ईच अदर। ये एक दूसरे को किस करते हैं, प्रॉपर किस करते हैं। और कैसे करते हैं, एक दूसरे की टीथ से बेसिकली क्या होता है, जब ये किस करते हैं तो एक दूसरे का जो फ्रंट टीथ होता है उससे एक दूसरे की पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। When they seems to be sweetly sharing a smooch, the BBC एक्सप्लेन किया है, BBC ने एक्सप्लेन किया है कि किस एंड काडल मोर, ये एक BBC में ये न्यूज़ छपी थी और आई थी, और ये ऑब्वियसली किसी बायोलॉजिस्ट ने या जूलॉजिस्ट ने ही बताई होगी कि भाई ये जो किस और कडलिंग है इनकी, ये थोड़ी सी बढ़ जाती है। जो PDA है ना, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, उसमें ये ज़्यादा बिलीव करते हैं, राइट। तो अगर जू में लोग आए हुए हैं इनको देखने के लिए और इन पर नज़र है सबकी और ये अटेंशन है, तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी है इनका। ये जो PDA है ये थोड़ा इनका ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनको अच्छा लगता है जब लोग इनको देख के थोड़ा सा हो हल्ला मचाते हैं और थोड़ा सा अटेंशन इनको देते हैं, तो ये इंजॉय करते हैं उस अटेंशन को। तो ये थोड़ी सी जो इनकी जो PDA है ना, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है ऐसे में। अब अपन आ जाते हैं एक क्रैब के बारे में, ठीक है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट घोस्ट क्रैब। घोस्ट क्रैब ग्राउल यूजिंग टीथ इन देयर स्टमक्स। अब क्रैब्स के बारे में आपको एक चीज़ मालूम होगी कि दे हैव देयर टीथ इन देयर स्टमक, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट घोस्ट क्रैब्स, एंड दोज क्रैब्स हैव देयर टीथ इन देयर स्टमक। उनके जो टीथ हैं वो उनके जॉ में ना होकर उनके पेट में होते हैं, ठीक है। और वो ग्राउल करते हैं। ग्राउलिंग साउंड कैसे करते हैं, वो बिल्कुल कैनाइंस की तरह, कैनाइंस मीन्स डॉग्स की तरह, जो बड़े डॉग्स होते हैं उनकी तरह ये ग्राउल करते हैं। Crabs may be able to intimidate other creatures with their claws, but if that's not enough, ghost crabs will growl at their enemies like a dog. वैसे तो इनका जो बेसिक, जो सबसे पहला इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है, अगर कोई प्रेडेटर है या कोई इनका एनिमी है, तो उसके लिए क्या होता है, ये अपने क्लॉज से उसको डराने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा है भाई जो उनके क्लॉज से नहीं डरा, तो फिर ये बिल्कुल डॉगी की तरह ना ये उसको ग्राउल करते हैं, एकदम खूंखार हो जाते हैं और ग्राउल करते हैं, ठीक है। और ग्राउल कैसे करते हैं, जैसे कैनाइन फ्रेंड्स, क्रैब्स मेक दिस फियरसम नॉइज यूजिंग टीथ लोकेटेड इन देयर स्टमक्स। और ये ग्राउलिंग कैसे करते हैं, वो अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। वो कैनाइन फ्रेंड्स जैसे जो डॉग्स हैं उनकी तरह नहीं करते, वो अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके स्टमक में है। और उनके 3 मेन दांत होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो उनका मीडियल टूथ होता है और 2 लैटरल टीथ होते हैं। और ये एसेंशियली एलोंगेटेड होते हैं। एलोंगेटेड मतलब थोड़े से लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं क्योंकि कैल्सिफाइड होते हैं, और स्ट्रक्चर्स हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम के बने हुए होते हैं। और इनके गैस्ट्रिक, दे आर पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक मिल apparatus इन द स्टमक व्हेन दे रब अगेंस्ट ईच अदर टू ग्राइंड अ फूड। अब ये क्या करते हैं, उसका ये जो दांत होते हैं उनके थोड़े से लंबे होते हैं, कैल्सिफाइड होते हैं, और ये इनके उसमें क्या करते हैं, जब ये इनको खाना होता है तो व्हाट दे डू, वो घर्षण पैदा करते हैं ना, ऐसे रगड़ होती है, ग्राइंड करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। और उनको अगर ग्राइंड करना होता है फूड को, तो इस तरह से वो रगड़ते हैं आपस में, तो इससे एक तरह की आवाज़ निकलती है, ठीक है। जेनिफर टेलर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो told Newsweek she and her colleagues were able to nail down the source of noise after noting that the crabs growling at them. ये सबसे पहले किसने किया था, उन्होंने एक जो फ्रेंड थी, एक महिला थी जेनिफर टेलर जिनका नाम था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में अध्ययन कर रही थी। उन्होंने उनकी जो सहेली थी, उनके जो दोस्त था, उसके साथ फिगर आउट किया कि भाई उन्होंने देखा कि जो घोस्ट क्रैब है वो एक्चुअली एक ग्राउलिंग नॉइज बना रहा है और ग्राउल कर रहा है उनके ऊपर। और ये उन्होंने शोध किया इसके ऊपर और पता चला कि ये जो आवाज़ आ रही है वो तो उनके पेट से आ रही है, लेकिन वो जो इंस्टिंक्ट है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई डॉग जो है वो ग्राउल करता है, खूंखार होके भौंकता है, बिल्कुल वैसे ही। मतलब वो एक तरह से वो गैस्ट्रिक जो है उसका हिस्सा ना होते हुए वो इंटिमिडेट करने के लिए वो साउंड बाकायदा बनाया जा रहा है या निकाला जा रहा है।
इसके बाद अपन आ जाते हैं फिफ्थ पे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मैंटिस श्रिम्प दैट हैज वर्ल्ड फास्टेस्ट पंच। हम एक श्रिम्प की बात कर रहे हैं जिसका पंच जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, ठीक है। अब पंच की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हमें हमारे दिमाग में सबसे पहले पंच क्या आता है, हमारे दिमाग में पंच आता है बॉक्सिंग पंच, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट बॉक्सिंग पंच। और बॉक्सिंग पंच में भी किसका नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, वी टॉक अबाउट दी लेजेंड्स, राइट। हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कौन आता है, मोहम्मद अली का पंच आता है, माइक टाइसन का पंच आता है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं मोहम्मद अली या माइक टाइसन की बात नहीं करने वाले, एक टाइसन की हम बात यहाँ करेंगे, लेकिन खैर वो माइक टाइसन नहीं है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं एक श्रिम्प के पंच की, ठीक है। यू माइट थिंक दैट द बॉक्सर्स हैव द मोस्ट इंप्रेसिव जैब्स, हुक्स एंड अपरकट्स ऑन द प्लैनेट, बट इट्स द मैंटिस श्रिम्प दैट बोasts द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट पंच। अब ये जब हम बात करते हैं जैब, हुक्स एंड अपरकट्स की, तो वी आर रेफरिंग टू द स्पोर्ट्स ऑफ बॉक्सिंग, राइट। पर यहाँ पे हम बात बॉक्सिंग के स्पोर्ट्स की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, एक श्रिम्प की, ठीक है। Or traveling at about 50 mph when the shrimp punches, a little fist of fury is accelerating faster than 22 caliber bullet. 22 caliber की जो बुलेट होती है ना, उससे भी फास्ट जो है ये जो छोटू से जो श्रिम्प हैं उनका पंच माना जाता है, ठीक है, जो कि किसी भी बॉक्सर के पंच से ज़्यादा माना जाता है। और इसको कहा जाता है 50 mph की स्पीड पे चलता है, मतलब 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पंच की जो स्पीड होती है वो पड़ती है, ठीक है। इसमें जब हम मोहम्मद अली का पंच मानते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ही वाज नॉट ओनली दी हेवी वेट चैंपियन, बट उनके बारे में कहा जाता है कि उनका पंच भी बहुत फास्ट हुआ करता था। लाइक बिल्कुल थोड़े से टाइम में 2.50 सेकंड में 19 बार पंच कर सकते थे वो, इतना उनकी स्पीड होती थी उनके पंच की। बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक जिसको रफ्तार भी बोलते हैं और 22 कैलिबर बुलेट की स्पीड से पंच करने की, और वो जो है श्रेय जो है वो जो रिकॉर्ड है वो जाता है एक मैंटिस श्रिम्प को, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द साइंस, नेशनल ज्योग्राफिक शेयर्ड अ टेल ऑफ वन सच अ स्मॉल स्मैशर एक्सप्लेनिंग दैट इन अप्रैल 1998, ये बात हो रही है कब की, अप्रैल 1998 की, जब एक बहुत ही एग्रेसिव सा जो एक श्रिम्प था, छोटा सा एक श्रिम्प था, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिसका नाम भी टाइसन था, ठीक है। माइक टाइसन नहीं, सिर्फ टाइसन नाम था। और उसको इतना गुस्सा आ गया जो कि उसने बिल्कुल थिक ग्लास वॉल जो है वो उसने ब्रेक कर दी अपने पंच से ऑफ हिज सेल, ठीक है। And he was soon subdued by the nervous attendants and moved to a more secure facility. और फिर जो उसके अटेंडेंट थे ना, जो आसपास देखने वाले थे, भाई वो इतना घबरा गए कि उन्होंने कहा कि भाई अब इसको क्या है, ये जो हैं ये बहुत ही एग्रेसिव से जीव हैं, तो इनको अपन कहीं और जो थोड़ी सी सेफ फैसिलिटी है वहाँ मूव कर देते हैं। और उन्होंने कहा उनको मूव कर दिया, उन्होंने उसको मूव कर दिया ग्रेट यरमाउथ में, ठीक है। अब अनलाइक हिज हैवी वेट नेमसेक मतलब जिन दोनों लोगों का नाम मिलता हो उनको हम नेमसेक बोलते हैं, है ना, जो कॉमन नेम शेयर करते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा नेमसेक आपने इंग्लिश में और भी सुना होगा, झुम्पा लाहिरी की एक बहुत फेमस किताब का भी नाम है द नेमसेक, ठीक है। उनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं और काफ़ी फेमस ये किताब रही है द नेमसेक, बुक भी मिला है शायद उनको, राइट। तो खैर अभी हम बात कर रहे हैं, इस पर मूवी भी बनी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं नेमसेक की, मतलब दो लोग जो एक जैसा नाम शेयर करते हैं। तो उस पर हैवी वेट नेमसेक, अभी यहाँ पे बात हो रही है किसकी, माइक टाइसन की। माइक टाइसन की तरह माइक टाइसन तो ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड एंड लॉ एंड टॉल एंड वेरी मैन विद अ वेरी गुड फिजिक। वैसे उसके विपरीत, बिल्कुल उसके विपरीत ये जो टाइसन थे, जिन्होंने इतना उनको जिनको गुस्सा आता है, जिनको बाद में एक अलग फैसिलिटी में रख दिया गया, वो महाराज सिर्फ 4 इंच लंबे थे, ठीक है, लेकिन उनका स्मैश बहुत सॉलिड था। अब अपन बात करने वाले हैं फीमेल लायंस की, ठीक है। फीमेल लायंस, दिस इज द प्राइड ऑफ लायंस, लायनस विथ हर कब्स, ठीक है। Lions do 90% of the hunting. आपको मालूम है when we talk about lioness, when we talk about lion and lionesses, we are talking about female lions. तो फीमेल लायन और लाइनसेस वो 90% हंटिंग का जो काम है वो करती हैं, while मेल लायंस जो हैं attract their fair share of attention thanks to their impressive manes. It is the female lions who do the bulk of the work when it comes to feeding their families. Lionesses, not male lions, do the majority of hunting for their pride. According to CBS News, lionesses hunt around 90% of their
time while the males protect their pride. अब बेसिकली क्या होता है, ये मेल जो है ना वो दिखते बड़े खूबसूरत हैं. लायन आपने देखा है ना, उसका जो मेन होता है, जो उसके बाल होते हैं ना बब्बर शेर के, वो इतना खूबसूरत दिखता है कि उसको देख के ही लोग डर जाते हैं. उसको देख के ही एकदम वो जो बोलते हैं ना एकदम रॉयल्टी और गैलिया और वो जो है उसका जो पर्सोना है वही बड़ा वैसा होता है कि लोग उससे इंटिमिडेट हो जाते हैं. लेकिन वो लोगों को अपनी पर्सोना से इंटिमिडेट करने के अलावा काम काज कोई ख़ास ज़्यादा नहीं करते हैं. तो वो जो है द फीमेल ऑफ द ट्राइब जो है, जो लाइनस हैं, वो खाना पीना जो है वो जुगाड़ करती हैं अपने जो परिवार को पालने के लिए, अपने प्राइड को पालने के लिए, अपने फैमिलीज़ को कराने के लिए. और 90% तक जो खाना है, जो हंटिंग है, उसका जो शिकार है वो फीमेल करती हैं. ठीक है. और ये जो है भाई साहब अपनी खूबसूरती के साथ साथ, रेगेरिया के साथ साथ, अपने बड़े बड़े सुंदर केश जिसको हम मेन बोलते हैं उनके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये प्राइड को सेफगार्ड करने का काम करते हैं. लेकिन पालन पोषण का खाना पीना इनको मतलब बच्चों को देना करना ये कोई खास इनमें इंटरेस्ट नहीं होता इनको. ठीक है. ये सिर्फ अपना जो है उसको बोलते हैं ना अपना वर्चस्व स्थापित करने में इंटरेस्टेड रहते हैं. और प्राइड की जो रक्षा है, सुरक्षा, वो इनकी जवाबदारी होती है. बाकी ये खाने पीने की, हंटिंग वंटिंग की बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते. मात्र 10% आप मान लीजिए, बाकी 90% जो है वो फीमेल्स करती हैं, लाइनसेस करती हैं. और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात स्थापित हो गई है. ये बात जो है ये CBS न्यूज़ ने बोली है. ये दिस इज अ फैक्ट. अब हम बात करें नावेल के बारे में. नावेल के बारे में एक तरह की जब हम बात करते हैं टस्क की, तो टस्क जब हम वर्ड सुनते हैं ना, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में टस्क किसका आता है, एलिफेंट का, है ना, वॉलरस का, एलिफेंट का. पर नावेल की भी बात की जाए तो उसका भी एक टस्क होता है जिसके बारे में बोला जाता है, जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं. ऑलराइट. पर इसके बारे में एक ट्विस्ट है. लोग इसको टस्क ज़रूर बोलते हैं नावेल का, लेकिन इसके बारे में एक ट्विस्ट कहानी में ये है कि नावेल का जो ये प्रोट्रूडिंग सा आपको टीथ दिख रहा है जिसको आप टस्क बोल रहे हैं, ये बेसिकली नॉर्मल टीथ ही होता है. ठीक है. और नावेल टस्क आर रियली एन इनसाइड आउट टूथ. ये टूथ ही होता है एक तरह का. नावेल आर अनलाइक मोस्ट अदर व्हेल्स बिकॉज दे हैव व्हाट अपीयर्स टू बी अ जायंट टस्क, बट दैट्स नॉट एक्चुअली अ टस्क एट ऑल. व्हाट यू आर सीइंग इज अ टूथ. ठीक है. तो ये प्रोट्रूडिंग जो होता है बेसिकली लोग उसको बोलने को बोल देते हैं, लेकिन वो एक तरह का सिर्फ सिंप्लीफाइड टूथ ही होता है, जिसका मतलब होता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मार्टिन न्यूई ने BBC को बताया कि टूथ इज ऑलमोस्ट लाइक अ पीस ऑफ स्किन इन द सेंस दैट इट हैज ऑल दीज सेंसरी नर्व्स एंडिंग. अब टूथ और उसमें क्या फ़र्क होता है. टूथ तो आपको मालूम है ना, द सेट ऑफ टीथ, कि हमारे मुंह के अंदर होते हैं, जबड़े के अंदर होते हैं, और उनकी सेंसरी एंडिंग्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स एंडिंग होती हैं, और हमें खाने को जो चबाने में या खाने को जो प्रोसेसिंग होती है उसमें हेल्प करते हैं. ठीक है. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, उसकी सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स होती हैं. राइट. तो इसमें उन्होंने कहा है, BBC को उन्होंने बताया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर शोध किया गया कि भाई ये जो है इसको आप टास्क बोलेंगे या इसको आप सिंपल टूथ बोलेंगे, तो आप इसको एक प्रोट्रूडिंग टूथ बोल सकते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर सेंसरी नर्व एंडिंग है. एंड it is a piece of skin in the sense that it has a sensory nerve ending that is और ये essentially बिल्ट जो है, इसकी जो बिल्टअप है वो इनसाइड आउट हुआ है. दैट इज इट. ये सिर्फ ये डिफरेंस है और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. तो आपसे अगर कोई आइंदा बोले कि नावेल की जब नावेल की आप बात कर रहे हैं, द नावेल हैज अ टस्क, तो आप कह सकते हैं नहीं, उसमें सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड टूथ है. दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ टस्क. अब आ जाते हैं अपन एंशंट इजिप्ट पे. ठीक है. अपन बात करने वाले हैं बहुत ही प्राचीन इजिप्ट की, और हम बात करने वाले हैं बहुत ही पुरानी कॉलोनाइजेशन की, सिविलाइजेशन की. सॉरी, कॉलोनाइजेशन एक अलग बात हो जाती है. हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्राचीन सभ्यता की और सिविलाइजेशन की. ठीक है. और इसमें अगर आप ये देख रहे हैं तो इसमें ये लिखा गया है कि जो सबसे पुराने पेट, ये जो इंसानों का जानवरों से जो लगाव है ना वो बहुत पुराना है. दोनों ही वजह हैं. एक तो अफेक्शन की वजह से भी और ज़रूरत की वजह से भी. कुछ जानवर जो थे वो हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पालते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वो हमें उनसे प्रेम होता है, लगाव होता है, इसलिए पाले जाते हैं. जैसे आप डेयरी एनिमल्स जिनकी हम बात करते हैं, जैसे कुछ जगहों पे प्राचीन उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर तरह की याक पाली जाती थी या गोट्स पाली जाती थी या काव पाली जाती थी, तो उनके मिल्क के लिए या उनको अपने पास रखने के लिए या उनसे फ़ायदा लेने के लिए, जो भी हमारे जो जनजीवन में फ़ायदा होता था कि उनका दूध मिलता था या बाकी चीज़ों के लिए, या उनके मटन के लिए भी शीप्स को, कई उनको गोट्स को पाला जाता था. ठीक है. तो अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स रही हैं. लेकिन एक बात है कि इंसानों ने, जब हम ह्यूमन सेटलर्स की बात करते हैं, सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, तो ये बात बहुत तय है कि बहुत अरसे से, बहुत लंबे ड्यूरेशन से जानवरों को पाला जाता था, डोमेस्टिकेट किया जाता था. ठीक है.
अब उसमें क्या हुआ था, लेकिन सबसे पुराना अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सबसे पुराना जानवर जिसको डोमेस्टिकेट किया गया वो कौन सा था, तो ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड डॉग्स जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो ब्रीड थी जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था, वो हम बात करने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 329 BC, राइट। हम बिफोर क्राइस्ट के समय की बात करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 329 BC की। और डॉग्स आर वेल नोन फॉर बीइंग मैन्स बेस्ट फ्रेंड, एंड इट टर्न्स आउट दैट द रिलेशनशिप गोज बैक longer than you might have expected, right? According to Guinness Book of World Records, the oldest known breed of domesticated dog goes the way back to 329. ये जो रिकॉर्ड है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की हम बात करने वाले हैं, राइट? तो आपको मालूम है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड, हम बहुत ही ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसकी बात की जाती है, और इसमें जो नाम है जो डॉग का जिसको सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था प्राचीन मिस्र में या प्राचीन इजिप्ट में, उसकी बात हो रही है, एंड दैट इज सलूकी डॉग्स। ठीक है, सलूकी डॉग्स वर रिवर्ड इन एंशिएंट इजिप्ट, और इनको रिवर्ट तो किया जाता था। ठीक है, उस ज़माने में क्या होता था, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेरोज, आपको मालूम है जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट फेरोज, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक अलग तरह का मिस्र का जो सेटअप था सिविलाइजेशन का वो बहुत अलग था। तो उसमें क्या होता था कि जब टूम्स में जो डेड बॉडीज़ थी, जो फेरोज जो मर जाते थे, उनकी बॉडीज़ को ममिफाई किया जाता था, है ना, ताकि वो हमेशा के लिए, जिसको कहते हैं ना, उनका वो मानना था कि वो इटर्नलाइज करने का एक प्रोसेस था उनका, इमोर्टलाइज करने का एक प्रोसेस था उनका। ठीक है, तो अब उसमें क्या किया जाता था, सलूकी डॉग्स जो थे, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ रॉयल्टी जो थी, जो एरिस्टोक्रेसी की हम बात करते हैं, रॉयल्टी की हम बात करते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो इनको पालती थी। ठीक है, और उसके बाद भी ये कहा जाता था कि जब इनको मर जाते थे ये, तो जिस तरह से फेरोज को ममिफाई किया गया है ना, ममीज बनाई जाती हैं उनकी, उसी तरह इनको भी ममिफाई कर दिया जाता था आफ्टर देयर डेथ। ठीक है, और इनको इमोर्टलाइज कर दिया जाता था। और दे आर कार्विंग फाउंड इन समर, जो कि आज की डेट में हम इराक में बात करते हैं, वहाँ पे ऐसा पाया गया है कि उनकी कुछ ममीज़ मिली हैं, जिनको कहते हैं कि कुछ ममीज़ से मिली हैं, जिनको बाद में जब स्टडी किया गया, जिनकी फॉसिल्स और बाकी जो ममीज़ हैं उनके ऊपर स्टडी की गई, तो पता चला कि वो एक रिप्रेजेंट करती हैं एक डॉग स्पीशीज़ को, जो कि बहुत क्लोजली रिजेंबल करता है सलूकी को। ठीक है, और इसकी जो एज देखी गई है वो देखी गई है तकरीबन 7000 BC पुराना। ये उनका मानना है, जो पैलियोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि भाई ये जो मिला है ना, ये जो फॉसिल है या जिसको आप ममी बोल सकते हैं, दोनों ही चीज़ें मिली हैं, एक फॉसिल भी मिला है और ममीज़ भी मिली हैं, वो तकरीबन 7000 BC के आसपास के टाइम की मिली हैं। अब डॉग्स के बाद आ जाते हैं अपन कैट के ऊपर। ठीक है, कैट जो है वो और भी पहले से, और भी पुराने समय से डोमेस्टिकेट की जाती थी। लोग उनको पालना अपने घरों में पसंद करते थे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल थी वो। और इसके बारे में जो तथ्य हैं, जो प्रूफ है वो सामने आया है, और रिकॉर्ड जो है वो कहाँ से आया है, वो भी हमको मिला है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से। ठीक है, और वो इनके जो फॉसिल्स हैं वो मिले हैं, और वो कहा जाता है कि भाई उनको अगर जब स्टडी की गई, जब शोध किया गया उन फॉसिल्स पे, तो पाया गया कि वो 9500 साल पुराने फॉसिल्स हैं। और वो कहाँ मिले हैं, अब हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। Cats have also been hanging around humans for thousands of years. Guinness Book of World Record report that we've been domesticating cat for about 9,500 years. Proof of this came in 2004. 2004 में जो फॉसिल्स हैं वो इनके मिले हैं। और कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं, the bone of the cats were discovered in the Neolithic village. आपको मालूम है when we are talking about Neolithic, we are talking about, हम बात करने वाले हैं BC की। जब हम बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं तो you know that we have divided, जो टाइम है उसको हमने एजेस में डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पैलियोलिथिक है, फिर मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है, इस तरह से चारकोलिथिक है, इस तरह की एजेस में डिवाइड किया गया है। तो ये जो मिले हैं, ये मिले हैं नियोलिथिक एज के। नियोलिथिक विलेज था, जो नियोलिथिक सेटअप था, उसमें मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं, शिल्योरो कैम्बोस करके एक जगह है सिप्रस में, वहाँ पे इसको पाया गया है। और इसकी जो पोजीशन है, इसकी कैट की जो फॉसिल मिले हैं वो मिले हैं बिल्कुल एक व्यक्ति के फॉसिल के नेक्स्ट मिली है। ठीक है, उनका जो रिमेन्स थे उनके साइड में इसका जो इसको एक्सकवेट किया गया, तो इस तरह से डिग अप किया गया, तो एक व्यक्ति है, एक इंसान का फॉसिल मिला है, उससे लगा हुआ कैट का फॉसिल मिला है। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये माना जा रहा है कि भाई वो जो व्यक्ति थे जिनकी जो अवशेष मिले हैं जिनके, उनकी ये डोमेस्टिक कैट होगी। और जब उनको वो किसी भी कारणवश जब उनकी मृत्यु हुई होगी, तो उनको जब दफनाया गया होगा, तो इस कैट को भी उनके साथ ही दफना दिया गया। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है, हु सिमिलर स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन स्ट्रांगली सजेस्ट दैट दे वर बरीड टुगेदर, इनको साथ में ही दफनाया गया था, ये पता चलता है।
ठीक है। तो ये भी एक, इससे ये भी समझ में आता है कि इस तरह की भी प्रथा थी पहले, कि जब हमने एक और बार भी पहले भी पढ़ी थी कि जब किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है या बरी किया जाता है या बरियल का जो प्रोसेस होता है उसमें देखा गया था कि मम्मीफिकेशन के टाइम पे तो हमने पता था ही हमको कि जो ओनर रहता है उसके साथ जो है वो डॉग को या कैट को भी मम्मीफाई कर देते थे, लेकिन ये बरियल का प्रोसेस भी जो था वो साथ में था कि उनको ये भी होता था कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो थे उनको भी साथ में बरी कर दिया जाता था। अब हम बात करने वाले हैं पफिन्स के बारे में, जो कि बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारे से होते हैं और बिल्कुल उनका नाम भी वैसे ही है जैसे वो दिखते हैं, पफिन्स, राइट। और इनके बारे में ये कहा गया है कि जो पफिन्स होते हैं ये आपस में तो ठीक है, जो उनके रहते हैं बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं, बहुत ही क्यूट से प्यारे से होते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन इनके बारे में कहा गया है कि हम ह्यूमन्स की तरह, हम इंसानों की तरह ये भी जो ट्विग्स है ना, छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी ट्विग्स, आप समझ गए ना, छोटी जो पतली पतली सी डगालें होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, ट्विग्स से ये अपनी जैसे हाँ, जो उनकी खुजली अगर इनको चलती है कहीं, जो स्क्रैच करना होता है तो अपने पेट और अपनी बेलीज और अपनी बॉडी को जो स्क्रैच करते हैं ट्विग्स से, ठीक है। और इसमें कहा जाता है surely have enough to be proud of the beautiful beaks। इनकी बीक्स के लिए बहुत फेमस है ये, है ना। और बीक्स तो इनकी यूएसपी है ही, पर आज हम पढ़ने वाले हैं एक अलग चीज़ के बारे में। ये सी बर्ड्स हैं, जैसे सीगल्स होती हैं वैसे ही सी बर्ड्स हैं ये, और इनके बारे में कहा जाता है ये बहुत क्लेवर भी होती हैं, ठीक है। और 2019 के एक स्टडी ने ये साबित किया है कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, एटलांटिक पफिन्स जो कि अटलांटिक में पाई जाती हैं, अटलांटिक में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अटलांटिक वी आर टॉकिंग अबाउट द ओशंस, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द अटलांटिक शोर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द अटलांटिक एरिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल, जैसे सी बर्ड्स हैं तो इस वजह से इनका जो एक रीजन डिफाइन कर दिया गया है, अटलांटिक पफिन्स के ऊपर ये शोध किया गया था। वहाँ पे पता किया है कि वहाँ की वेल्स के आइलैंड पे 3 जगहों पे ये पता किया गया, वेल्स में, आइलैंड में और अटलांटिक का जो और एरिया था यूरोप का, वहाँ पे ये शोध किया गया और पता किया कि ये क्या करती हैं, ये ट्विग्स जो होती है ना, छोटे छोटे सी टुकड़े जो होते हैं ट्विग्स के, उसको ये वुडन स्टिक, छोटी सी वुडन स्टिक्स जो होती हैं उसको तोड़ के इस्तेमाल करती हैं अपनी बॉडी को, अगर उनको स्क्रैच करना होता है या बेली रब करनी होती है उनको। तो जैसे हम इंसान होते हैं ना, हमारे पास नाखून होते हैं, राइट, अगर होता है ना कि हमारी पीठ पे जो है हमको बहुत इचिंग हो रही है या स्क्रैचिंग हो रही है, तो हमारे पास जो है वी ट्राई टू स्क्रैच अ बैक्स विद द, अगर हमें कोई चीज़ मिल जाती है, लकड़ी की मिल जाती है, या फिर आजकल वो आर्टिफिशियल वैसे वो हैंड वाला वो भी चला है ना, क्लॉज वाले, तो उससे भी, तो इसी तरह ये भी ट्विग्स का इस्तेमाल करती हैं अपने हाथों की जगह, अपने जो इनके हाथ तो होते नहीं है बेचारियों के, तो अब ये कैसे करें, तो ट्विग्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बीक्स में ट्विग्स पकड़ फंसाती हैं और फिर ये अपनी बॉडी को स्क्रैच करने के लिए काम करती हैं। और लिटिल पफिन्स कैन बी सीन पिकिंग अप अ टाइनी ट्विग बिफोर यूजिंग इट टू स्क्रैच देयर ची स्पॉट इन देयर बेली। तो ये अपने अगर बेली को उनको को स्क्रैचिंग करनी होती है तो पहले ये माना जाता था कि एक दूसरे से बोल के करवाती हैं, राइट, लेकिन अब ये हुआ है कि भाई वो टिची वो ये सीख गई हैं कि वो एक पतली सी जो लकड़ी है उसको पकड़ेंगे अपने बीक में और अपनी बॉडी में अगर उनको कहीं इचिंग हो रही है तो उसको वो स्क्रैच करती हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी फन फैक्ट, ये बाकायदा शोध में सामने आया है। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं बॉटल नोज डॉल्फिन्स की, जिनकी बात कर रहे हैं हम राइट हैंडेडनेस की। आपको मालूम है राइट हैंडेडनेस एंड लेफ्ट हैंडेडनेस हम ह्यूमन की बात करते हैं, जब हम बस सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड तो हमें मालूम होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूसिवली ह्यूमन्स ऑफ दी स्पीशीज, राइट, हम अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं डॉल्फिन्स की। मोस्ट ह्यूमन से 70% टू 95% ये माने जाते हैं कि कौन से होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, और माइनॉरिटी जो होते हैं वो 5% से 30% जो होते हैं लेफ्ट हैंडेड होते हैं। अब इसके ऊपर भी एक पूरा ही अलग विषय है पे जिसको बोलते हैं ना आर्ग्यूमेंट का या बहस का, बिल्कुल ही अलग ही मुद्दा हो जाता है जब ये बात की जाती है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई लेफ्ट हैंडेड जो लोग होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं या इंटेलेक्चुअल होते हैं या क्रिएटिव होते हैं, वो सब खैर वो एक अलग ही डिस्कशन है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादातर ह्यूमंस जो है वो 70% से लेकर 95% तक वो राइट हैंडेड होते हैं और माइनॉरिटी 5 से 30% के बीच में होते हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ठीक है। और ये हम मानते थे कि हम सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक अमेरिकन ने ये साबित किया है, एक बोला है कि बॉटल नोज जो डॉल्फिन्स होती हैं वो बहुत अच्छी स्विमर तो होती ही हैं, बहुत बढ़िया स्विमर होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तैराक होती हैं, पर उसके साथ साथ वो हम इंसानों से ज़्यादा राइट हैंडेड होती हैं।
ठीक है। ये किसने नतीजा ये ड्रॉ किया है? ये नतीजा ड्रॉ किया है फ्लोरिडा की डॉल्फिन कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट ने, और उन्होंने कहा कि जब फीडिंग बिहेवियर देखा गया बॉटल नेक डॉल्फिन्स का, तो ये देखा गया कि एनिमल्स वर टर्निंग टू देयर साइड, लाइक 99.44% तक दे वर टर्निंग टू देयर साइड ऑफ द टाइम्स, राइट। वो अपनी जो 99% 99 मतलब 0.44 ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम दे वर टर्निंग टू देयर लेफ्ट साइड, जो एक्चुअली सजेस्ट करता है राइट साइड बायस को, ठीक है। और इसके अलावा ये बोला गया कि अगर हम IFL की बात करते हैं, जो संस्था थी जिसने शोध किया, अगर हम उनकी बात करते हैं, तो इट प्लेसेस द डॉल्फिन्स राइट साइड एंड राइट आई क्लोज टू द ओशन फ्लोर एज इट हंट्स। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम इंसानों से ज़्यादा अगर राइट साइडेड कोई होता है, राइट हैंडेड कोई होता है, तो हम बोल सकते हैं वो होती हैं कौन सी? बॉटल नेक डॉल्फिन्स, जो कि ऑलमोस्ट 100% होती हैं, बिकॉज द नंबर कम्स डाउन टू 99.44%। ओके, अपन नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या गया है 12th फैक्ट। अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैनहट्टन। मैनहट्टन अगर आपको मालूम है तो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और मैनहट्टन जो है वहाँ का बहुत ही क्रीम जिसको आप बोलते हैं ना, लोकेशन मानी जाती है, बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी मैनहट्टन की होती है, और बहुत ही सबसे ज़्यादा जिसको आप बोलते हैं कि सबसे प्रॉपर्टी के जो रेट है सबसे ज़्यादा एक्सपीडिएटेड शायद मैनहट्टन में ही रहते हैं। मैनहट्टन स्काई लाइन आपने सुनी होगी, मतलब इतने बड़े बड़े वहाँ पे स्काई स्क्रेपर्स हैं कि मैनहट्टन स्काई लाइन इज़ नोन एज द बेंच मार्क फॉर द स्काई लाइन्स, है ना। तो खैर अभी हम बात करने वाले हैं चींटी की। मैनहट्टन में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बहुत जिसको बोलते हैं द रिची रिच तो रहते ही हैं। वहाँ पे एक एक्सक्लूसिवली एंट भी रहती है जो कि सिर्फ मैनहट्टन में पाई जाती है, और उसको कहा ही मैनहट्टन जाता है, ठीक है। देयर इज अ काइंड ऑफ एंट दैट ओनली लिव्स इन द स्मॉल एरिया ऑफ मैनहट्टन। If you're in the area of Broadway median at 36 at 63rd and 76th Street, जब हम न्यूयॉर्क सिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें जो एक पर्टिकुलर ब्रॉडवे की हम बात कर रहे हैं, ब्रॉडवे मीडियन जो कि 63rd स्ट्रीट 63rd और 76th स्ट्रीट के बीच की जगह है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। एंड कीप द आई ऑन द ग्राउंड, अगर उसमें आप ज़मीन पे देखते हुए चलते हैं, स्काई स्क्रेपर्स से नज़र हटा के अगर आप ज़मीन देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि क्रॉलिंग क्रिचर्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। एक अलग ही प्रजाति की जो चींटियाँ हैं वो आपको नज़र आएंगी, जो कि अपने आप में बहुत ही रेयर साइटिंग है। रेयर साइटिंग क्यों? क्योंकि वो पाई सिर्फ उसी लोकेशन पे जाती हैं पूरी अर्थ पे, ठीक है। दैट्स वेयर द मैनहट्टन कैन बी फाउंड। मैनहट्टन ये चींटी की प्रजाति का नाम है, ठीक है। द एंट दैट ओनली लिव्स इन द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ द सिटी, इट्स रिलेटिवली ऑफ द कॉर्नफील्ड एंट, इट लुक्स लाइक फ्रॉम द यूरोप। ये काफ़ी कुछ अगर आप इनको क्लोजली देखेंगे तो आपको कॉर्नफील्ड एंट जो कि यूरोप में पाई जाती है उससे मिलती जुलती लगेगी, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं। इनको मैचअप नहीं कर पाती यूरोपियन स्पीशीज़। रॉब डन का कहना है कि जो बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं नॉर्थ कैरोलिना में स्टेट यूनिवर्सिटी के, उनका ये कहना है कि न्यूयॉर्क पोस्ट में उन्होंने ये बात लिखी है कि डन एंड इट्स टीम डिस्कवर्ड एन आइसोलेटेड एंट वैरायटी इन 2012। इसको सबसे पहले जो है उनकी टीम ने डिस्कवर किया था, डन और उनकी टीम ने ही डिस्कवर किया था, जो कि बहुत रीसेंट डिस्कवरी मानी जाती है। तकरीबन 10 साल पहले ही ये जो प्रजाति है इसको ढूंढा गया है, अदरवाइज इसको पहले माना जाता था कि ये कॉर्नफील्ड की ही मिलती जुलती जो है नाते रिश्तेदार मानी जाती थी, लेकिन अब पता चला है कि नहीं भाई, ये कॉर्नफील्ड से थोड़ी सी डिस्टिंक्टिव है, अलग है, और इसका नाम जो है वो मैनहट्टन रखा गया है बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक टेरिटरी जहाँ पे ये पाई जाती है, विच इज मैनहट्टन इन न्यूयॉर्क। अब ये 13वां जो है वो थोड़ा सा अलग सा है। ये एक अपने आप में नेचुरल एनिमल फैक्ट तो नहीं है, थोड़ा सा ह्यूमन मेड है, थोड़ा सा हम इंसानों का इसमें वो आ जाता है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम इंसानों का इसमें रोल आ जाता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं काउ पेंटेड विद ज़ेब्रा लाइक स्ट्रिप्स कैन अवॉइड बीइंग बिटन बाय द फ्लाइज। अब क्या होता है, आपने देखा होगा जहाँ पे काउस बहुत ज़्यादा होती है ना, जहाँ पे कैटल बहुत ज़्यादा रेयरिंग होती है, वहाँ पे मक्खियों की समस्या बहुत होती है, फ्लाइज की समस्या बहुत होती है, और मक्खियाँ जो हैं उनके आसपास बहुत भिनभिनाती हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। Cows have to deal with pesky flies that are beyond annoying for the docile creature. Luckily, farmers can now protect the animals by painting them zebra-like stripes. तो इसके लिए क्या किया गया कि भाई ये हुआ कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी वहाँ ना, जहाँ पे उनको रखा गया जाता था वहाँ पे इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती थी कि बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता था। तो अब फिर फार्मर्स ने क्या किया, जो उनको कैटल रेयरिंग करते हैं उन्होंने क्या किया कि उनको जेब्रा जैसे ब्लैक काउ है ना, तो आप देखिए इसको जेब्रा जैसे स्ट्रिप्स से उन्होंने
पेंट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू 2019 के एक स्टडी के मुताबिक PLOS के हिसाब से द नंबर ऑफ बाइटिंग, ये देखा गया कि जो बाइटिंग हो रही थी फ्लाइज की वो काफ़ी हद तक कम हो गई, काफ़ी हद तक उसका जो नंबर है वो रिड्यूस हो गया। और यह हुआ, देखा गया कि बाइटिंग फ्लाइज ऑन द जापानीज ब्लैक काउ पेंटेड विद ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स वो सिग्निफिकेंटली लोअर, काफ़ी लो हो गई। और ये देखा गया बनस्बत उसके जो कि काली गाय थी उनके बनस्बत। और ये देखा गया कि भाई बाद में इसके ऊपर शोध किया गया कि ऐसा क्यों हुआ, कि फ्लाइज को क्या कलर से फ़र्क पड़ता है कि ब्लैक हो या वाइट हो। तो बाद में पता किया कि IIFL साइंस ने सजेस्ट किया कि इस वजह से हो सकता है, कलर से फ़र्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन ये ब्लैक और वाइट जो स्ट्राइप्स हैं तो इसकी वजह से उनको एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन जो है वो पैदा होता है। जैसे हम इंसान हैं, हम अगर कोई ऑप्टिकल इल्यूजन देखते हैं ना, हमारा जो विजन है वो कंफ्यूज हो जाता है, हमारा दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो जाता है ना। तो उसी तरह से फ्लाइज का जो ऑप्टिकल विजन है, जो उनका विजन है वो तय नहीं कर पाती हैं एक्चुअली, तो वो थोड़ा सा उनका जो दिमाग है वो घूम जाता है, और घूम जाता है तो इस वजह से वो ये तय नहीं कर पाती कि यहाँ पे बैठना है या नहीं बैठना है, ठीक है। और ये जो है वो मोशन कैमोफ्लेज हो जाता है, तो उनका जो टारगेट एरिया रहता है जहाँ पे वो बैठना चाहती हैं वो नहीं कर पाती, और इस वजह से उनको ये जो नंबर ऑफ बाइटिंग्स हैं ऑफ द काउ विच वर पेंटेड वो कम हो जाता है ना। इंटरेस्टिंग सी बात। अब अपन बात करते हैं कैप्चर्ड मंकीज की, जो कि वॉश, दिस इज़ अ वेरी EU टाइप का फैक्ट, बहुत ही गंदा सा घिना सा फैक्ट है ये। क्या है इसमें जब हम बात करने वाले हैं एक मंकी की प्रजाति की, इसकी बात कर रहे हैं। हालांकि ये आप कह सकते हैं कि जो छोटे से क्यूट से मंकी होते हैं, वो मंकी क्यूट तो हो सकते हैं लेकिन वो बड़े ग्रोस भी होते हैं, बड़े घिने से गंदे से भी होते हैं। तो व्हाट दे डू इज, ये बेसिकली अपने जो हैंड्स है ना, दे हैंड्स एंड फीट, दे वॉश देयर हैंड्स एंड फीट इन यूरिन, EU है ना। तो what they do, monkey are okay, but for example urinate on their hand and feet when they are feeling randy. Randy means when they are feeling provoked, है ना। randy is a word, आपने अगर इंग्लिश में पढ़ा होगा, randy is a word when you are feeling very active or very provoked or very जिसको आप बोलते हैं हाँ kind of sexually provoked in the sense, right? We think that the alpha males might use urine washing to convey warm fuzzy feelings to female, that their solicitation is working and there's no need to run away. तो उनका ये मतलब होता है वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह का भी काम करते हैं, ये भी एक बात तो हुई है। और एक जो है प्राइमेटोलॉजिस्ट जिनका नाम है कैमरन मिलर, उन्होंने NBC को बताया है, और दे कुड बी डूइंग इट बिकॉज दे देमसेल्व्स एक्साइटेड। दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि या तो वो खुद दे आर वेरी प्रोवोक्ड एंड अराउज्ड, इस वजह से वो ये चीज़ करते हैं, या फिर दे आर डूइंग इट टू अट्रैक्ट द फीमेल अटेंशन। बट वट एवर द वे इज, वट एवर द रीजन इट इज़ अ वेरी EU टाइप की फीलिंग, है ना। तो इनको अपन छोड़ देते हैं, अपन जल्दी से 15th पे चलते हैं। 15th पे अपन आ गए हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पर्म व्हेल इन द कैरेबियन हैव द एक्सेंट। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आपको मालूम है जो भी इंसान जहाँ का भी होता है, जिस भी प्रांत का, जिस भी एरिया का होता है, उसकी बोलचाल में वहाँ का जो लहजा है, वहाँ का जो एक्सेंट है, वहाँ की जो बोली है, उसका टच आता है ना। अब हम इंडियंस हैं, हम अमेरिका जाके बस भी जाए, कितने भी साल अमेरिका में रह ले, लेकिन हमारी जो इंडियन टच है वो हमारी ज़बान में रहता है, राइट। इसमें आपको मालूम, मैंने अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा था प्रियंका चोपड़ा का, एंड शी वाज सेइंग कि जब मैं वैसे तो माय एक्सेंट चेंजेस वेरी ऑन एंड ऑफ, क्योंकि मैं बहुत टाइम इंडिया में और अमेरिका में रहती हूँ, लेकिन जब मैं बिल्कुल अपने ऑब्वियस मोड में रहती हूँ ना, बिल्कुल अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहती हूँ, मैं गुस्से में रहती हूँ, तो गुस्सा एक ऐसा टाइम होता है जब आदमी बहुत ज़्यादा प्रिटेंड नहीं कर पाता। तो शी सेड कि जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती हूँ तो मेरा एक्सेंट जो है इतना देसी, इतना इंडियन हो जाता है दैट माई हस्बैंड कांट कीप अप विद इट। मतलब वो आई गेट सो इंडियनाइज्ड अपने बोलने में, मेरी इंग्लिश इतनी इंडियनाइज्ड हो जाती है कि समटाइम्स नोबडी इज एबल टू कीप पेस विद इट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि हम कहीं पे भी चले जाएं, हमारा जो एक्सेंट है वो आ जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो अकेले सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, राइट, वो होता है किनके साथ, वो वेल्स के साथ भी होता है, और स्पेशली किस वेल की हम बात कर रहे हैं, स्पर्म वेल की। तो अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। People who come from different areas around the world tend to speak with an inflection, fluctuation and pattern that is specific to their home region. ये तो हमने बात करी ली। Apparently the same can be said for Wales. Researchers from the Dalhousie University in Canada and University of St Andrews in the UK have found evidences that seems to show Wales in the Caribbean have the different accent than Wales in the other oceans. तो ये कहा गया है, दो जगहों पे इस पे शोध हुआ, एक तो कनाडा में हुआ और एक UK में हुआ, और दोनों जगह के जो शोध हुए, एक डलहाउसी यूनिवर्सिटी में हुआ और एक सेंट एंड्रूज में हुआ जो कि UK में है, और दोनों जगह के जो शोध थे उनका जो रिजल्ट था वो सेम था, और वो ये था कि जब देखा गया कि स्पर्म वेल्स को स्टडी किया गया, जो करीबियन में जो
जो स्पर्म व्हेल मिलती हैं उनका जो एक्सेंट है या उनका जो आप कह सकते हैं, बोली तो आप नहीं बोल सकते, पर जो भी द वे ऑफ उनका कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट है ऑफ ऑल द अदर वे स्पर्म व्हेल्स दैट आर फाउंड इन अदर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं 16th। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मैसिव गाय, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मैसिव गाय एंड दिस इज अ पिग। और ये कहाँ पर है? चाइना में है, और इसके जो साइज़ है वो बिल्कुल इतना बड़ा है जितना बड़ा कोई ग्रिजली बेयर होता है, राइट। आप इसकी देख के, आपको साइज़ देख के इसका समझ में आ रहा है, और इतना ही उसका फर भी है, राइट। इन नैनिंग द कैपिटल ऑफ चाइनाज ग्वांगजाई प्रोविंस, ग्वांगशाई भी बोल सकते हैं इसको, ग्वांगजाई भी बोल सकते हैं इसको, प्रोविंस, अ मैन नेम पैंगकोंग हैज़ अ रादर रिमार्केबल एनिमल लिविंग ऑन हिज फार्म। अब एक व्यक्ति है जिनके पर्सनल फार्म में, जिनके खुद के निजी फार्म में एक पिग पाला है उन्होंने, जिसका जो वेट है उसका आप बात कर सकते हैं बिल्कुल 1102 पाउंड का ये पिग है। मतलब आप तकरीबन एक भालू अगर आप इमेजिन करेंगे तो भालू के बराबर ये पिग है, और दैट्स रफली द सेम साइज एज अ फुल ग्रोन एडल्ट पोलर बेयर। मेल पोलर बेयर अगर आप देखेंगे तो उतना बड़ा होगा, या ग्रिजली बेयर भी आप देखेंगे तो भी इतना बड़ा हो सकता है। According to Bloomberg, massive swine of that size can sell for more than 10,000 yuan। ये उनकी करेंसी की बात हो रही है, चाइनीज़ करेंसी की बात हो रही है। यहाँ पे हम डॉलर में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो वी कैन से इट कैन सेल फॉर ऑलमोस्ट अबाउट से डॉलर्स लाइक 1399 और $1400 रफली, ओवर 3 टाइम्स जिसकी जो एक नॉर्मल एवरेज जो पे है, जो नॉर्मल एवरेज जो उसकी जो प्राइसिंग है उससे 3 गुना ज़्यादा ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम इन दैट एरिया। उसकी जो प्राइस है उससे भी ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा, और जो वहाँ की उस एरिया की, उस प्रांत की, उस प्रोविंस की जो मंथली इनकम है या मंथली डिस्पोजेबल इनकम है उससे भी कई 3 गुना ज़्यादा तक में ये बिक सकता है। पर ऑब्वियसली वो जो है साहब पैंगकोंग, वो उनको बेचने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज ये उनके फार्म की शान है। ओके, अब अपन आ जाते हैं शार्क के ऊपर। अपन बात कर लेते हैं एक शार्क की, जो कि हम बात करने वाले हैं, इसमें जो लाइट है ना, ये बायोल्यूमिनेसेंस की हमने बात की थी, आपने जुगनू के बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं एक शार्क की जिसमें एक ग्रीन कलर की, जिसकी जो लाइट है वो एक्सूट करती है। ठीक है, शार्क बोस्ट सम एनविएबल एंड टेरिफाइंग फीचर्स, जिसमें आप शार्क्स की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा क्या आती है? एक स्लीक सी डिज़ाइन, एक फिन, जो कि ये वाला फिन जो कि बहुत ही खतरनाक फिन माना जाता है शार्क का, राइट, और इसके शार्प रेजर शार्प टीथ, है ना। हम यही सोचते हैं जब हम शार्क की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है ग्लो इन द डार्क फीचर भी होता है शार्क का। और वो क्या होता है, वो आप देख सकते हैं, वो अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा बिल्कुल कोई साइंटिफिक साइंस फिक्शन वाली जो फिल्में जो हॉलीवुड में बनती हैं उस टाइप की, लेकिन नहीं, ये प्रजाति वाकई में एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसके साथ ये है कि इसको कब नोट किया गया? 2019 में, बहुत रिसेंटली इसको नोट किया गया है, और ये बेसिकली आई साइंस में पब्लिश भी हुआ है इसके ऊपर शोध। Researchers were already aware that some shark species produce glow। वैसे इसमें यह था कि ये बहुत नई कोई जानकारी नहीं थी, इसमें यह था कि रिसर्चर्स को पहले भी मालूम था कि कुछ तो एक वो ग्लो जो है वो कुछ शार्क्स जो हैं जो ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, पर अदर शार्क्स इन सी, और वो ग्लो जो है ना वो दूसरी शार्क्स ही देख पाती हैं। और क्यों हो पाता है वो? क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रीवियसली अननोन स्मॉल मॉलिक्यूल मेटाबोलाइट्स एज अ कॉज ऑफ द ग्रीन ग्लो। पर अब 2019 में जो शोध हुआ उससे पता चल पाई कि वो वजह क्या है, और वजह क्या थी? अननोन स्मॉल मॉलिक्यूल, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल मेटाबोलाइट्स थे, ये नहीं पता था कि ये होते हैं उनके शरीर में, जिसकी वजह से वो ग्रीन ग्लो जो है, वो हरे रंग का जो ग्लो है वो आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CNN, दिस ग्लो हेल्प शार्क आइडेंटिफाई ईच अदर एंड इवन फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोबियल लेवल। अब ये जो ग्रीन ग्लो है, जो कि इनकी एक अलग सी पहचान है, अलग सा एक इनका फीचर है, इसके कारण क्या होता है? इसके कारण 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि वो एक दूसरे को पहचान लेती हैं, ठीक है, एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेती हैं, और दूसरी बात, कोई अगर माइक्रोबियल कोई इन्फेक्शन हो तो उससे भी लड़ने में ये सहायक होता है, उसकी जो क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ा देता है ना, प्रतिरोधक क्षमता जो है उनकी थोड़ी सी बढ़ा देता है।
अब हम बात करते हैं स्नेल्स की, घोंगा जिसको हम जानते हैं। इसमें जब हम बात करते हैं कि कुछ जो घोंगे होते हैं उनकी साइज़ हमने बात की थी कि बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत विशालकाय होते हैं, कुछ जो होते हैं वो छोटे से होते हैं। तो हमें ये तो मालूम है कि उन सबके ऊपर शेल होते हैं, है ना। वी नो दैट द स्नेल्स हैव शेल ओवर देम। बट क्या आपको ये मालूम है कि कुछ शेल्स के साथ साथ कुछ घोंगे ऐसे भी होते हैं जिनके साथ उनके शेल पे हेयर होते हैं, छोटे छोटे से बाल होते हैं, जो आपको अगर यहाँ दिखाई दे रहे हों तो छोटे छोटे स्पाइक ऑफ हेयर्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं, और हेयरी शेल्स होते हैं वो। दीज शेल्स आर रादर हैंडी टू हैव, क्योंकि क्या होता है अगर ये किसी उस पर स्लिपरी सर्फेस पे चलते हैं तो ये एज जिसको आप बोलते हैं ना वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, या आप कह सकते हैं कि उनको पकड़ने में सहायता देते हैं, मतलब आराम से स्लिप नहीं होते। और सर्फेसेस जैसे लीव्स हो गए या कोई भी स्लिपरी सर्फेस जो हो गया जिस पे अगर ये चढ़ने की कोशिश करें तो वहाँ से फिसलते नहीं हैं इन बालों की वजह से। ठीक है, ये हो गया फैक्ट घोंगे के बारे में। अब अपन करते हैं 19th फैक्ट। अब हम बात करते हैं काउ बर्ड के बारे में। काउ बर्ड के बारे में जो फैक्ट है वो बिल्कुल वैसे ही फैक्ट है जैसा मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ करती हैं। ठीक है, आजकल के टाइम पे सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत हैं, है ना। तो आपको मालूम है कि मम्मा लोग क्या करती हैं, मम्मा लोग बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत हैं तो क्या करती हैं, आपने पढ़ा था कि कहीं बार ये होता है कि मदर जो है, जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मदर्स उनको पासवर्ड बता देती हैं कि भाई अगर तुमको कोई लेने आए और कोई पूछे तो तुमको ये पासवर्ड बोलना है, और अगर वो पासवर्ड नहीं बता पा रहा तो उसके साथ नहीं जाना है ना। इस तरह की सिक्योरिटी मदर्स करती हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं काउबर्ड की, और काउबर्ड क्या करती है, वो भी इसी तरह के सीक्रेट पासवर्ड जो है वो अपने बच्चों को सिखाती हैं। और वो कैसे सिखाती हैं, क्या होता है, काउबर्ड्स ले दे एग्स इन द अदर बर्ड्स स्पीशीज नेट्स। अब उसमें क्या होता है, काउबर्ड्स के बारे में हमें एक चीज़ मालूम है कि वो अपना घोंसला तो बनाती नहीं है, अपने अंडे जो हैं वो दूसरे बर्ड्स की नेस्ट में देती हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि जब ये, इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हैच हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो उनको अपनी जो स्पीशीज़ है, अपनी जो काइंड है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर उनके ही घोंसले में होते तो बात अलग थी। अब उनको कैसे पहचान होगी कि भाई ये जो है ये काउबर्ड है, ये कोई और स्पीशीज़ है, उनको एक दूसरे से रिकनेक्ट करने की ज़रूरत होगी। तो रिकनेक्ट करने की ज़रूरत कब होगी, जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, है ना, थोड़ी सी हैचलिंग हो जाएंगी, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, थोड़े से ऐसे अपने समझने लायक हो जाएंगे तब। और उस टाइम पे क्या होता है, इनको क्या किया जाता है, इनको एक तरह से उनकी माँ जो है वो ट्रेन करती है। और कैसे किया जाता है, जुवेनाइल काउबर्ड्स रेडिली रिकॉग्नाइज एंड एफिलिएट विद ईच अदर। कैसे होता है, दैट्स बिकॉज दे हैव अ सीक्रेट हैंडशेक और अ पासवर्ड। तो इनको एक सीक्रेट पासवर्ड या एक तरह से जो स्पर्श है वो सिखाया जाता है। और वो किस तरह से होता है, अकॉर्डिंग टू साइंस डेली, टू पुट इट मोर सिंपली, दे यूज स्पेसिफिक चार्टर कॉल। एक तरह का स्पेसिफिक चार्टर कॉल होता है जो एक तरह से आप कह सकते हैं पासवर्ड के तौर पे इनकी माँ इनको सिखाती है, जो ये जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे को बुलाने और एक दूसरे से कनेक्ट करने में इनकी मदद करता है, राइट। तो आपने देखा ना कि किस तरह से हाउ क्लेवर एंड हाउ स्मार्ट इवन द बर्ड्स आर। आज की डेट में हम समझते हैं हम इंसानी सबसे ज़्यादा स्मार्ट और सबसे ज़्यादा जीनियस और सबसे ज़्यादा दिमाग वाले हैं, पर ऐसा नहीं है। जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो बाकी आपको इतना सारा एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ के तो समझ में आ गया होगा कि हम जितना अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं हम उतने नहीं हैं। हमारे बराबरी की, टक्कर की और भी बहुत सारी प्रजातियां और स्पीशीज हैं, राइट। अब अपन बात करने वाले हैं एक और की, और हम बात करने वाले हैं तस्मेनियन की। ठीक है, अब ये जो प्राणी है छोटा सा जो आपको यहाँ दिख रहा है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेबी तस्मेनियन डेविल्स मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स, मतलब पूरी ज़िंदगी की ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरे साथ ना छोड़ेंगे टाइप का, है ना। सही कहा है ना मैंने, आई थिंक सो, हो सकता है कुछ गलत हो गया है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इफ़ यू हैव बेस्ट फ्रेंड्स हु हैव बीन अराउंड सिंस यू वर अ चाइल्ड देन यू हैव समथिंग इन कॉमन विद तस्मेनियन डेविल्स। रिसर्चर्स हैज शोन दैट तस्मेनियन डेविल्स फॉर्म बॉन्ड्स व्हेन दे आर यंग दैट लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, तो अगर आपके कोई ऐसे, इफ़ यू आर अ वेरी लकी सोल, अगर आप बड़े लकी हैं तो आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे, चुनिंदा दोस्त होंगे, 1 या 2 या 3, जो आपके साथ बचपन से हैं, तब से हैं, जब आप बहुत छोटे से थे, जब आप बिल्कुल बोलना भी नहीं जानते थे, चलना भी नहीं जानते थे, या छोटे से थे, किंडरगार्टन में थे, केजी में थे, नर्सरी में थे, तब से अगर कोई आपके बचपन के फ्रेंड्स हैं तो उस तरह की दोस्ती तो आप में और तस्मेनियन में कुछ ना कुछ कॉमन है, और वो ये है कि वो भी ऐसी ही दोस्ती निभाते हैं ज़िंदगी भर। अगर वो किसी से दोस्ती कर लेते हैं तो फिर वो लाइफ लॉन्ग दोस्ती होती है और वो ज़िंदगी भर उसको निभाते हैं। ठीक है, as Zoos Victoria's Marissa Parrott told IFL Science, in the wild when the baby devil leave their mums, we believe they all socialize together. As the website notes, young devils have their own dens, engage in friendly sleepovers, and when given the chance, they prefer to share with their original friends.
ठीक है। तो अब क्या होता है बेसिकली, जब उनके वो छोटे होते हैं और वो चले जाते हैं उनकी मदर के सिक्के की ड्रीम से, जब वो बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने डेन्स जो हैं वो खुद बनाते हैं, फिर वहाँ पे वो फ्रेंडली स्लीप ओवर करते हैं। मतलब वो एक जो है भाई, जैसे अपन नहीं करते पजामा पार्टीज, वो स्लीप ओवर कि भाई आज तू मेरे घर में रुक जा, मैं तेरे घर में रुक जाऊँ टाइप का। तो स्लीप ओवर्स करते हैं एक दूसरे की डेन में। उसके अलावा वो बहुत एक दूसरे के साथ सोशलाइज करते हैं, साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाना खाते हैं, अपना खाना शेयर करते हैं, अपनी फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। तो इस तरह के होते हैं और वो बहुत लंबी दोस्ती में बिलीव करते हैं, वो अपने दोस्तों को साथ कभी नहीं छोड़ते। सो इफ़ यू से आई हैव अ फ्रेंड लाइक तस्मेनियन डेविल, राइट, तो दैट मीन्स व्हेन यू से आई हैव अ फ्रेंड लाइक तस्मेनियन डेविल्स, तो इसका मतलब होता है क्या कि आपकी बहुत ही ये दोस्ती जो है एकदम फेविकॉल का मजबूत जोड़ है जो कभी नहीं टूटेगा। गॉट इट? नाउ लेट्स गेट टू अनदर वन. Now we are getting to 21 and we are talking about a grizzly bear's bite is strong enough to crush a bowling ball. अब हम बात करने वाले हैं grizzly bear की और हम बात करने वाले हैं इनकी बाइट की। ठीक है, grizzly bear आपको समझ में आ गया ना कितना बड़ा प्राणी की हम बात करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उनका बाइट जो है वो भी उतना ही पावरफुल होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं those who find themselves in the presence of grizzly bear will surely want to stay out of the reach of these animals super sharp claws. ऑब्वियसली इनका जो पंजा होता है ना वो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत बड़ा होता है। आपने बेर का पंजा आपने देखा होगा अक्सर। अभी इनफैक्ट सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले एक फ़ोटो वायरल हो रही थी जिसमें ग्रिजली जो बेर का पंजा था और एक एप का पंजा था और इंसान का पंजा था, उसको देख के वो फोटोज़ जो थी वो काफ़ी वायरल हो रही थी कि दैट वाज लाइक सुपरलेटिव टू अंडरस्टैंड। कंपेरेटिव स्टडी होती है ना, जैसे एक वो आ रहा था कि एक बॉल थी बड़ी सी, उसके अंदर छोटी छोटी सी बॉल्स थी, वो दिखाया जा रहा था कि भाई एक सन के अंदर कितने अर्थ आ सकते हैं। उस तरह से वो ये भी जो था ये सर्फेस हुआ था सोशल मीडिया पे और काफ़ी चला था। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका जो क्लॉ है वो कितना पावरफुल होता है। इट वाज जस्ट टू डिपिक्ट कि हम इंसान का जो हाथ है वो उसके सामने कितना छोटा होता है। But they certainly also want to keep out of the grizzly's mouth because these creatures have a bite force of over 80, my God, इसको अपन गिनते हैं, ओके, 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakhs. So 80 lakhs पास्कल्स के जितना इसका प्रेशर रहता है जब ये काटता है बॉस। ठीक है, तो आपके इसके पंजे से तो बचना ठीक ही है, इसकी बाइट से भी आपको बहुत दूर रहना है, क्योंकि अगर इसने काट लिया ना तो इतना जो प्रेशर है, जो फोर्स है वो कितना होगा, 80 lakhs पास्कल जितना। तो मतलब आप सोच लीजिए देयर इज नो एस्केप फ्रॉम इट। ओके, बिल्कुल आसपास दूर दूर तक भी नहीं भटकना होता है। दूर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे, अकॉर्डिंग टू नेशनल ज्योग्राफिक। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट है। इसका मतलब है कि ग्रिजली बेयर कैन लिटरली क्रश अ बॉलिंग बॉल बिटवीन देयर जॉज। आप सोच सकते हैं कोई बॉलिंग बॉल है, लिटरली उसको वो एकदम चूरा बना सकता है अपने जॉज के जबड़े के बीच में। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया ना कि अपने स्कल का क्या होगा। तो बिल्कुल आसपास भी दूर दूर तक भी ग्रिजली बेयर के नहीं भटकना है। अब अपन बात करने वाले हैं 22nd की। 22nd में वी आर टॉकिंग अबाउट हम बैक वेल्स यूज बबल्स टू हंट। ये जो है ना बड़ी स्मार्ट टेक्निक है, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं वो कि आपने भंवर देखा है पानी में, स्वर्ल जो बनता है ना, भंवर जो होता है जैसे बोट्स वगैरह होती हैं, जो स्वर्ल बनता है पानी में उसके अंदर सब कुछ डूब जाता है, उससे एस्केप करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमबैक वेल्स क्या करती हैं, इनका कहा जाता है कि इनकी जो मैसिव साइज़ है ये अकेला एज है, पर ऐसा नहीं है। इनका जो दिमाग है ना वो भी बहुत तेज़ है। अब जब ये ओपन में हंट करने जाती हैं, ओपन वाटर में हंट करने जाती हैं, तो हमबैक वेल्स क्या करती हैं, बेसिकली ये बबल नेट बनाती हैं। और बबल नेट टेक्निक क्या होती है इनकी, ये ऑर्डर टू कैच देयर प्रे समटाइम्स एंड द वेल विल स्विम अपवर्ड स्पाइरल एंड ब्लो बबल्स। से ऊपर आएंगी, बबल बनाएंगी, स्पाइरल बबल सब फ्लो करेंगी, अंडर वाटर में ऊपर आएंगी, सांस लेंगी, नीचे जाएंगी, अंडर वाटर में एक बबल फ्लो कर देंगी। ठीक है, स्पाइरल बबल जो है अंडर वाटर बनाएंगी, जिससे सर्कुलर नेट, जिसको मैंने कहा ना वो भंवर जो है वो बन जाएगा। और वो जो भंवर बनेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी जो भी प्रे आसपास होगा वो जाहिर सी बात है कि उसके पास निकलने का कोई रास्ता, कोई चारा नहीं होगा। उसका जो बबल है, वो जो सर्कुलर नेट है, वो इतना प्रेशर रहता है, उसका इतना फोर्स रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना रहता है कि वो खिंच के सीधे सीधे नीचे आएगा और इनके पेट में चला जाएगा और इनका खाना बन जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं 23rd की, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउस फ्लाई बजेस इन
एफ की, अब ये जो एफ की है ना, ये एफ की हम आपके कीबोर्ड के एफ की बात नहीं कर रहे हैं. दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट पियानो की एफ की. पियानो में मेजर कॉर्ड होता है, एफ मेजर होता है, आपने सुना होगा पियानो में अलग अलग कॉर्ड्स होते हैं, है ना. तो हम एफ उसकी बात कर रहे हैं, पियानो के कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं. When you hear a housefly buzzing around your home, you might be annoyed by the persistent sound. However, the next time it happens, try to soothe yourself by noting that the airborne pest is actually buzzing in an F key. How melodious, right? तो हम जब ये जो है ना, ये भी एक साइंटिस्ट ने ही हार्वर्ड के उन्होंने बोला है कि भाई क्या होता है कि जब हमें मक्खी होती है, हाउस फ्लाई होती है, तो बन 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 करती है हमारे कान में, तो हमको सुनने में बड़ा अनोइंग साउंड लगता है. तो इसको इंसान का जो दिमाग है ना, उसको आप किस तरह से प्रोग्राम करते हैं और किस तरह से ट्रिक करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कोई साउंड हमें अनॉय कर रही है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से सोच लेंगे कि वो जो हाउस फ्लाई है वो पियानो का जो मेजर कॉर्ड है ना एफ, उसको प्ले टिंग करके साउंड बना रही है, तो आपको लगेगा कि वाओ, तो आपको उसमें थोड़ा सा जो अनॉइंग है वो पार्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो आपको इतना ख़राब नहीं लगेगा, है ना. तो ये थोड़ा सा ह्यूमन अपने दिमाग के हिसाब से है कि ये इक्वेट किया गया है पियानो की एफ की के साथ. अब हम बात करते हैं मोरे ईल्स हैव अ सेकंड पेयर ऑफ एलियन स्टाइल जॉज. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हम बात करने वाले हैं एक ईल की, ठीक है. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इफ यू ऑलरेडी थॉट दैट ईल्स वर काइंड ऑफ क्रीपी, देन दिस फैक्ट इजंट गोइंग टू मेक यू फील एनी बेटर अबाउट देम. Moray eels have what's called pharyngeal jaws, which are the second pair of alien-style jaws that are located in the throat and emerge to grasp prey before pulling their unfortunate meal down the eel's gullet. अब basically जो eel है वैसे भी कोई बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत तो प्रजाति है नहीं, है ना. तो हमें वैसे भी कोई बहुत ही अट्रैक्टिव तो eel लगती नहीं है, लेकिन अगर आपको eel पसंद नहीं है तो ये फैक्ट तो आपको और भी ख़राब लगेगा इनके बारे में कि मोरे ईल्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, उनमें फेरेंजियल जॉज होते हैं. फेरेंजियल मतलब फेरेंजियल आपको मालूम है ना, जॉज के पीछे एक फेरेंजियल जॉज होते हैं जो कि सेकेंड पेयर होते हैं एलियन स्टाइल टीथ के, जो कि बहुत आसानी से दिखाई नहीं देते हैं. और ये जो होते हैं ये थ्रोट में लोकेटेड होते हैं, मतलब इनके जो नीचे की तरफ होते हैं, मतलब सामने ऑब्वियस नहीं होते, पीछे की तरफ लोकेटेड होते हैं. और ये क्या करते हैं, ये ग्रास्प कर लेते हैं प्रे को, और उसको जब तक वो उसके पेट में, जो उसकी गलट में पहुंच नहीं जाता, तब तक उसका कोई एस्केप का उस बेचारे प्रे के पास या उस खाने के पास कोई रास्ता बचता नहीं. अब अपन आ जाते हैं 25th फैक्ट के ऊपर, और हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ के ऊपर. आप यहाँ पे फोटोग्राफ पे ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा. आपको लग रहा है कि ये डक है, और ये डक क्या कर रही है, ये डक वेव के ऊपर सर्फ कर रही है, राइट. सर्फिंग की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है ना कि बहुत अच्छा एडवेंचर स्पॉट्स भी होता है, बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, तब जाके आप सर्फ कर पाते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं डक्स की, तो ये शायद नेचुरल सर्फर्स होती हैं, राइट. न्यूजीलैंड में ये देखा गया है कि सर्फर्स ने ये नोटिस किया है कि सेम थिंग दैट दोज हु राइड द वेव्स इन कैलिफोर्निया, उन्होंने भी विटनेस किया है. तो दो जगह की बात हो गई है कि एक जगह हम न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, एक जगह हम अमेरिका की बात कर रहे हैं. वहाँ पे जो सर्फर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल सर्फर्स होते हैं, उन्होंने नोटिस किया है कि डक्स जो हैं वो भी सर्फ कर सकती हैं, वो भी इस तरह से पानी के ऊपर, वेव्स के ऊपर सर्फ कर लेती हैं. The birds do so in order to catch food or simply to move through the water quickly. दो रीजंस हो सकते हैं इसके. इसके बारे में कोई बहुत सही जानकारी नहीं है. दो वजह ये हो सकती है कि एक तो वो एज अ फन एक्टिविटी कर सकती हैं, एंजॉयमेंट के लिए कर सकती हैं, पानी में जल्दी मूव करने के तौर पे कर सकती हैं, या फिर वो इसलिए कर सकती हैं कि वो खाना पकड़ने की जद्दोजहद में करती हैं. पर ये इसके बारे में कोई भी कंक्लूसिव वो नहीं आ पाया है अभी तक. इसमें कहा गया है, जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर फ्रांसिस मिले ने कहा है कि उन्होंने एक बार एक फीमेल डक को देखा था बेबी के साथ, अपनी उनकी बेबीज भी थी, कैचिंग अ वेव, एंड टोल्ड द न्यूजीलैंड हेराल्ड द मदर वाज सर्फिंग ऑन अ बेली ऑन द वाइट वॉश. आई हैव नेवर सर्फिस्ड विद डक्स बिफोर, सो दिस वाज द फर्स्ट. और उसने क्या देखा कि उसने जो स्पोर्ट्स जो रिपोर्टर था, उसने ये देखा कि भाई एक डक जो थी, वो तो डक तो थी ही साथ में, पर उसके छोटे छोटे से बेबीज भी थे, डकलिंग्स भी थे, स्मॉल डकलिंग्स थे, और वो सारे जो है पानी को सर्फ कर रहे थे एक साथ. और मैं जब पानी में सर्फ कर रहा था तो मेरा जो था ये बहुत ही अलग सी अनुभूति थी, बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था. मैंने ज़िंदगी में कभी डक्स के साथ सर्फ नहीं किया था, तो इट वाज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस फॉर मी. ठीक है. अब जब हम बात करते हैं सर्फिंग की, आपको मालूम है सर्फिंग के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी मानी जाती है? द हेवन फॉर सर्फर्स. हेवन फॉर सर्फर्स माना जाता है नज़ारे इन पोर्चुगल. वहाँ पे जो वेव्स की जो ऊंचाई होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो बिल्कुल माना जाता है कि अगर आपको सर्फिंग का शौक़ है तो आप बिल्कुल नज़ारे की तरफ रुख कीजिए.
अब अपन आ जाते हैं 26th पे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्लो लॉरिसेस आर द ओनली वेनमस प्रीमेट। हम प्रीमेट की बात कर रहे हैं और प्रीमेट्स की जब हम बात करते हैं तो हम ज़्यादातर बात किसकी करते हैं, यू वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दी टाइप्स ऑफ मंकीज एंड दी एप्स एंड दी गोरिल्लाज एंड दी लाइक्स, राइट। लेकिन उनके साथ हम बहुत सारी जो खूबियाँ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जोड़ते हैं, जैसे कि वो एबोरियल्स हो सकते हैं, जैसे कि वो एप करते हैं, जैसे कि वो ह्यूमंस से काफ़ी कुछ उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो मिलती जुलती हैं। हम वो शैतान होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, शरारती होते हैं, ये सब चीज़ें हम उनसे रिलेट करते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि हम एक ऐसे प्रीमेट की बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली वीनमस भी है। वीनमस मतलब उसमें जहर भी है। They may be cute, but their bite can kill. According to popular science, the adorable animals secrete toxins from the gland in their crook of their inner arms. Their bites have caused anaphylactic shock and even death in humans. तो मतलब ये बेसिकली ऐसा प्रीमेट है जो कि अगर आपको दिख जाए तो आपको उसके बिल्कुल आसपास नहीं जाना है। वैसे बंदरों के लिए भी ये बोला जाता है कि अगर वो उसका पंजा लग जाए तो थोड़ा जहर होता है और आपको उसके लिए इंजेक्शंस वगैरह जो हैं वो लेने होते हैं, फर्स्ट एड लेना होता है। लेकिन ये जो है इसमें बाकायदा जहर होता है और वो जहर कहाँ से आता है, सेक्रीट एक टॉक्सिन के थ्रू आता है जो कि अपने ग्लैंड के थ्रू होता है, जो उनके इनर आर्म्स में मिलता है वो जहर, ठीक है। और इसमें आप ये ना सिर्फ ह्यूमंस को एनाफाइलेक्टिक जो है शॉक दे सकते हैं, बल्कि उसकी जगह मतलब आप ये मान सकते हैं कि जान भी जा सकती है, तो जान का खतरा भी हो सकता है, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ देम व्हेन इफ यू एवर कम अक्रॉस दिस लिटिल गाय, ओके। Now we are talking about 27th and we are talking about pigeons. पिजन्स जिनको हम आम भाषा में कबूतर बोलते हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। और बात हम क्या करने वाले हैं, द पिजन्स कैन डू मैथ्स। You might think of pigeons as not as that smart, but it turns out that they are actually quite intelligent. In fact, one 2011 study published in the journal Science found that the birds are capable of doing maths at the same level as monkeys. Monkeys के बारे में तो of course हम जानते हैं ना कि वो काफ़ी सारे इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं, उनका दिमाग जो है वो काफ़ी तेज़ होता है। लेकिन ये बात हम पिजन्स के बारे में नहीं जानते थे। पिजन्स को लोग कैसे इस्तेमाल करते थे, पिजन्स को या तो लोग डोमेस्टिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते थे या फिर पहले जो था इनको एज ए मैसेंजर इस्तेमाल किया जाता था। पर एक स्टडी, एक शोध सामने आया है 2011 में और से पता चला कि भाई पिजन्स भी बिल्कुल उसी तरह जैसे मंकीज़ जो है वो मैथ्स के जो बेसिक सम्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे ही कैलकुलस जो है वो पिजन्स भी कर सकते हैं। During the study, the pigeons were asked to compare 9 images, each containing a different number of objects. These researchers found that the birds were able to rank the images in order of how many objects they contained. But simply they learned the birds could count. और ये जो है इसके तहत इन्होंने क्या किया, एक सिंपल एक्सरसाइज इन्होंने की, एक्सपेरिमेंट के तौर पे इन्होंने बोला कि भाई इनको मैच, जैसे अपन मैच द कॉलम करते हैं उस टाइप की कोई चीज़ दी गई कि आपको मैच करना था और उसमें उन्होंने एग्जैक्ट वैसे ही मैच किया जैसे उनसे बोला गया था। और इस पर जो साइंटिस्ट इस नतीजे पे आए कि पिजन्स जो हैं वो भी काउंट कर सकते हैं, वो भी जो बेसिक कैलकुलस या बेसिक मैथमेटिक्स की जो बेसिक सम्स हैं उस तरह की चीज़ें अगर उनको ट्रेन की जाए तो कर सकते हैं। हालांकि अभी उस पर बात नहीं गई है, पर हाँ काउंट वो कर सकते हैं। लेकिन इस पर अभी जो नेक्स्ट रिसर्च है वो चल रही है कि क्या अगर हम इनको बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ें बताएं तो क्या वो भी ये रजिस्टर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स साइंस में आपको मालूम है ना, जब कोई एक चीज़ हो जाती है तो उसके बाद फर्स्ट के बाद सेकेंड रंग जो है वो अपने आप आ जाता है। तो इसके ऊपर अभी शोध चल रहा है। अब हम बात करते हैं 28th पे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट ज़ेब्रा स्ट्राइप्स एक्ट एज ए नेचुरल बग repellent. ये तो मैंने आपसे कहा ही था कि benefit from artificial stripes that zebras have the real deal. On 2012 report published in the Journal of Experimental Biology suggests that zebras' black and white stripes may be evolutionary feature to fend off harmful horsefly bites. The zebra striped horse model attracts the fewer horseflies than the earlier homogeneous black, brown, grey or white equivalent. The researchers wrote. ये बिल्कुल वही चीज़ है जो अभी हमने बात की थी काउस के ऊपर, ठीक है, कि काउस जिनको काले काउस को, जापानीज काउस को जिनको ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स में कलर कर दिया गया, उस पर ये पढ़ाई की गई कि भाई वो जो फ्लाइज हैं वो जो अनॉय करती थी उनकी जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो गई, उनको परेशान करने की मात्रा काफ़ी कम हो गई। तो ये एक शो सामने आया है, 2012 की रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की गई है कहाँ पे, जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में की गई है, जिसमें कहा गया कि अगर जेब्रा जैसे ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स आप बना देते हैं, फीचर्स अगर आप बना देते हैं, तो हॉर्स फ्लाई जो है उनसे भी बचाया जा सकता है। एक क्वींस जिनकी हम बात कर रहे हैं तो उनको भी आप बचा सकते हैं। और हॉर्स फ्लाइज जो हैं
जेब्रा को अगर आप मॉडल को अगर जो सिर्फ ब्लैक या जिसको आप कहते हैं ना वाइट या ब्राउन, ये सिर्फ जो सिंगल कलर हॉर्सेज हैं, अगर आप उनको स्ट्राइप में कलर कर देते हैं जेब्रा जैसे, तो उनको भी हॉर्स फ्लाई से बचाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि काउस को बचाया जा पा रहा था फ्लाई से, ठीक है। और इसमें भी यही सेम चीज़ देखी गई है। मेरे ख्याल से अगर इसके ऊपर शोध किया जाएगा तो भी वो सेम चीज़ नज़र आएगी कि शायद वो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा कर देते हैं और टारगेटेड पॉइंट से जो है वो भटक जाते हैं, वो पहचान नहीं पाते और इस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और काटते नहीं हैं। अब हम बात करने वाले हैं वाइल्ड चिम्प्स की, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट वाइल्ड चिम्प्स लाइक टू ड्रिंक। ये तो खैर अगर आपने देखा होगा ना चिंपैंजीज का, तो ये आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं गए हैं बाहर, आप किसी जगह पे घूमने गए हो, तो शायद ये आपने खुद भी देखा हो या जूस में भी आपने देखा हो कि लोग इनको नॉर्मली एरेटेड ड्रिंक्स या फ्रूटी या इस तरह की देते हैं एंड जो मस्त पी लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ड्रिंक या इनफैक्ट अगर आप बात करते हैं बूज की भी, तो इफ़ यू गिव देम बूज ऑल्सो, आपने वो मूवी देखी है, कौन सी मूवी थी, 90s में आई थी वो, बड़ी फेमस मूवी थी, हम छोटे थे तो, डंस्टन चेक्सन में मूवी आई थी जिसमें एक डंस्टन जो है वो 5 स्टार होटल में, डंस्टन नाम का एक मंकी रहता है जो कि एक 5 स्टार होटल में चेक इन कर लेता है, ठीक है। तो उसके ऊपर रहता है कि वो कितना मस्त वो एंजॉय करता है, वो बूज लेता है और वो ड्रिंक्स लेता है, वो सब कुछ करता है, राइट। तो वो सिर्फ मूवी नहीं थी, वो सच्चाई में भी ऐसा होता है कि ह्यूमंस आर द ओनली एनिमल टू एंजॉय अ ड्रिंक टू। 2015 की एक स्टडी ने पब्लिश किया है कि रॉयल सोसाइटी की जर्नल रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस रिवील द chimpanzees and guinea had a fondness for imbibing fermented palm sap and getting tipsy in the process. Tipsy in the process मतलब ये तो खैर उन्होंने बोला है कि fermented palm sap लेके उन्होंने देखा कि palm sap जो है वो उसमें थोड़ा किसी तरह का एक नशा जैसा होता है, तो वो उनको पीना बहुत पसंद है, वो काफ़ी वो कंज्यूम करते हैं। और टिप्सी मतलब थोड़ा सा नशे में होना, है ना, थोड़ा सा जिसको आप बोलते हैं ना एकदम पूरी तरह कॉन्शियस नहीं होना, पूरा होश में नहीं होना, यू गेट टिप्सी आफ्टर यूर ड्रंक, सो राइट। तो वो भी होता है। और इनफैक्ट आप इनको अगर नॉर्मली भी अगर आप बूस्ट बॉटल्स भी अगर आप देते हैं इनको, तो ये भी वो कंज्यूम कर लेते हैं। Now we are talking about 30th, and 30th we are talking about sea otters are adept at using tools. While many scientists believe that the tools used among dolphins is a relatively new phenomenon, a 2017 study published in Biology suggests that the otters may have been using tools for millions of years. Sea otters frequently use rock to break open well-armored prey such as snails. तो ये actually जब हम बात करते हैं sea otters की, या हम बात करते हैं when we are talking about certain animals, right? हम ये पहले बात करते थे कि हम whales को या dolphins को और porpoises को हम मानते हैं that they are relatively very स्मार्ट, राइट। तो पहले ये डॉल्फिन्स या पोर्पोइजेस के साथ माना जाता था, लेकिन बाद में एक स्टडी हुई है जो कि 2017 में स्टडी हुई है, और ये पब्लिश्ड स्टडी है। कहाँ पब्लिश हुई है? ये बायोलॉजी लेटर्स में सजेस्ट किया गया है कि जो सी ऑटर्स होते हैं ना, ये जो सी ऑटर्स होते हैं, जब इनको कोई प्रे मिलता है, खासकर ये स्नेल खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो ये टूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो रॉक्स जो होती हैं जहाँ पे ये ज़्यादातर बाहर आके रहते हैं, क्योंकि पानी में भी रहते हैं और रॉक्स पे भी रहते हैं, उनको सी बेदिंग जो सन बेदिंग है वो बहुत पसंद होती है एक्टिविटी, राइट। तो ये ज़्यादातर रॉक्स पे भी आके रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे अगर इनको स्नेल खाने को मिल जाती है तो रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं उसको खोलने के लिए, उस स्नेल को, स्नेल का जो कवर है ना उसको खोलने के लिए, उसको ये काम करने की, वेल आर्मर्ड अगर कोई जिस पे शेल है या कोई भी अगर ऐसा प्रे इनको मिल जाता है तो उसको खोलने के लिए या उसको तोड़ने के लिए ये रॉक्स को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, जो कि पहले सिर्फ डॉल्फिन्स के बारे में कहा जाता था। अब अपन आ जाते हैं 31 पे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉग्स कैन फ्रीज विदाउट डाइंग, व्हाई टॉलरेट द कोल्ड व्हेन यू कुड जस्ट फ्रीज योरसेल्फ सॉलिड। ये अभी बहुत देखा गया है कि फ्रॉग्स जो है ना अपने आप को थॉ कर लेते हैं। आपने कोई खाने की चीज़ आपने देखी है, फ्रोजन फूड जब हम लाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि थॉ बिफोर ईटिंग। थॉ मतलब आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए, जो जमा हुआ है वो अपने आप जो है वो पिघल जाएगा, है ना। तो इसी तरह की चीज़ है कि इसके बारे में कहा जाता है जो फ्रॉग्स होते हैं वो अपने आप को फ्रीज कर लेते हैं, दे कैन फ्रीज देमसेल्व्स टू द सॉलिड थिंग, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू केनेथ स्टोरी, अ प्रोफेसर एट द कार्ल्टन यूनिवर्सिटी इन ओटावा, फ्रॉग्स अंडरगो रिपीटेड फ्रीज थॉ साइकिल। और ये रिपीटेड फ्रीज और थॉ साइकिल में मूव कर सकते हैं, मतलब ये कई दफ़ा अपने आप को फ्रीज कर सकते हैं, फिर ये थॉ हो जाएंगे, फिर ये फ्रीज हो सकते हैं, फिर ये थॉ हो सकते हैं। तो ये जो साइकिल है इनकी रिपीटेडली ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम में एक बार करेंगे। वी हैव फॉल्स स्प्रिंग हियर all the time where it gets really warm and all the snow melts, and then suddenly bam, the wind comes from the north and it's back down to -10,
20 और 15 एंड दे फाइन। मतलब ये बेसिकली ये जो उनका प्रोसेस है ना, ये अपने आप को, अगर बहुत ठंड पड़ी तो ये अपने आप को सॉलिडिफाई कर देते हैं, फिर जब टेम्परेचर ठीक हुआ तो ये अपने आप को थॉ कर लेते हैं, फिर अगर ठंड पड़ी तो ये फिर सॉलिडिफाई कर देते हैं, फिर टेम्परेचर नॉर्मल हुआ तो ये अपने आप को थॉ कर लेते हैं और नॉर्मल इनकी जो लाइफ साइकिल है वो चलने लगती है। तो ये जो है ये बहुत स्ट्रेंज सा फैक्ट है ना, अजीब सा हैरानी वाला फैक्ट। अब अपन बात करने वाले हैं एक मेल हॉर्स की। अपन आ गए हैं 32 पे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेल हॉर्स हैव वे मोर टीथ देन देयर फीमेल काउंटरपार्ट। नाउ यू कैन सी दिस हॉर्स, आई एम नॉट टू श्योर इफ ही इज लाफिंग, ये हंस रहे हैं या अपनी बत्तीसी दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, खुश हैं, यू नेवर नो, राइट। बट हॉर्सेस, यू नो, एनिमल्स के बारे में एक और चीज़ है, एनिमल्स, कई एनिमल्स की फोटोग्राफ्स देखी गई है व्हेन दे आर एक्चुअली शोन टू लाफ एंड दे आर शोन टू ग्रिन। तो ये कहा गया है कि भाई ये थोड़ी सी अजीब सा तथ्य है, ये आपको पक्का नहीं पता, लेकिन हाँ वो अम्यूज होते हैं, खुश होते हैं, ये ज़रूर पता है। तो अलग अलग उनके रिएक्शंस होते हैं वो तय है, लेकिन हाँ फ्यू एनिमल्स आर शोन टू ग्रिन, तो ये आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि वो खुश होकर करते हैं या उनकी एक डेली नॉर्मल एक्टिविटी है। बट ओवर हियर दिस गाय सीम्स टू बी वेरी हैप्पी। नाउ मेल हॉर्सेज हैव 40 to 42 परमानेंट टीथ, जबकि फीमेल्स के 36 से 40 ही होते हैं। According to VCA Animal Hospital, the original purpose of these extra teeth was as fighting weaponry. ठीक है, इनको एज अ फाइटिंग वेपनरी यूज़ किया जाता था, ये उनका मानना है। जो शोध किया गया है उसके ऊपर जो VCA एनिमल हॉस्पिटल है उनका ये कहना है कि जो वेटनरी लोग थे, जो वेटनरी डॉक्टर्स थे, उन्होंने जब इसके ऊपर स्टडी किया, सो दे बिलीव दैट इट इज़ फॉर दी फाइटिंग वेपनरी, एज द एक्स्ट्रा टीथ वर्क्स एज अ फाइटिंग वेपनरी। पर बाकी अगर अपन देखते हैं तो 40 से 42, 40 से 42 टीथ जो होते हैं वो मेल्स के पास होते हैं और 36 से 40 के बीच में होते हैं फीमेल्स के। ठीक है, हमारे कितने होते हैं? 32 ही होती है हमारी, 32। Now we are coming to 33rd and we are talking about koalas. Again we are talking about this very cute थिंग जिससे हमने शुरुआत की थी, राइट। कोआलास जो है इनको सोने के बहुत शौक होता है, बहुत ही शौकीन प्राणी हैं जब नींद की बात होती है, बहुत ही आराम पसंद है ये, और दिन में 22 घंटे तक, ये 24 घंटे में से 22 घंटे तक ये सोने में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में पली हुई बिल्ली जो है, क्योंकि बिल्लियों को बड़ी नींद आती है, आपने देखा होगा बिल्लियाँ जो है बढ़िया से एकदम कहीं पर भी वार्म सी कोजी सी जगह मिली और वो सो जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में पली हुई बिल्ली या आपके घर में कोई आती जाती बिल्ली जो है वो थोड़ी सी आलसी है और सोने का थोड़ी सी आराम पसंद है, तो फिर आप इन भाई साहब को देखिए, ठीक है, और इनको आपको देख के लगेगा कि आपके घर के जो बिल्ली है वो फिर भी बहुत ठीक है, क्योंकि ये दिन में 22 घंटे सोते हैं। ठीक है, इनका माना जाता है कि ऑस्ट्रेलियन कोआला फाउंडेशन ने जब बात की तो वो कहते हैं कम से कम 18 तो मिनिमल है और 22 घंटे तक तो ये सोते ही हैं। ठीक है, और इनको डाइट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी टू डाइजेस्ट विच इज़ वाई दे हैव गॉट टू नैप सो मच। और ये कहा जाता है, अब इसके बारे में भाई इनके ऊपर पढ़ाई भी की गई कि इतना क्यों सोते हैं ये, तो फिर ये सामने आया तथ्य कि कोआलास की जो डाइट है उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है डाइजेस्ट करने के लिए, तो इस वजह से इनको इतनी लंबी नींद लेनी पड़ती है, वरना ये अपना खाना ही डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनकी तो आप एक तरह से इनको जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ये वो दे सकते हैं कि आलसी नहीं है, इनको बेसिकली अपना खाना जो है डाइजेस्ट करना है, और इनको जो एनर्जी है उनका खाना डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी चाहिए और बिल्कुल फोकस्ड चाहिए, तो ये बिल्कुल आराम से सो के अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं। अब अपन आ गए 34th पे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रुप ऑफ फेरेट इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, आपको मालूम है जब हम ग्रुप की बात करते हैं ना किसी जानवरों की, तो आपको मालूम है कि उनके अलग अलग नाम होते हैं उनके, राइट। जब हम बात करते हैं लायंस की, तो लायंस का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइड ऑफ लायंस, राइट। वैसे ही कुछ हर्ड बोले जाते हैं, तो अलग अलग तरह के नाम होते हैं। तो अभी हम जब बात करते हैं उनको कहा जाता है, नो इट्स नॉट बिकॉज दे आर सो प्रोफेशनल, इट इज मॉडर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस। द वर्ड ओरिजिनली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ दीज बीजल्स रिलेटेड मैमल्स। तो इनका जो ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे अगर ये फेरेट्स हैं तो उसको बोला जाता है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस क्यों कहा जाता है? ये मॉडर्न डे बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, है ना। आज की डेट में जो हम व्यापार समझते हैं उससे नहीं है। बेसिकली ये जो वीजल रिलेटेड मैमल्स हैं, वीजल से के ख़ानदान के परिवार के मैमल्स हैं ये बेसिकली क्या होता था, इनका जो नाम था, इनसे रिलेटेड जो नाम था वो था बिजीनेस। बेसिकली दे वर बिजीनेस। ठीक है, ये था। तो इनसे जो रिलेटेड वर्ड था वो ओरिजिनली इनको रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता था और वहाँ से ये हो गया है बिजनेस। तो आज की डेट में जो इनका ग्रुप है उसको बोला जाता है बिजनेस। और अब हम इस पार्ट के आ जाते हैं आखिरी पड़ाव पर और हम बात करने वाले हैं 35वें के बारे में। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्टोपस।
द गाय विद द 8 आर्म्स। एंड यस, इनके जो 8 आर्म्स होते हैं उनको आर्म्स ही कहा जाता है, टेक्टिकल नहीं कहा जाता। ठीक है, तो हम इनके बारे में क्या बात करने वाले हैं। ऑक्टोपसेस कैन टेस्ट विद देयर आर्म्स, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इनको टेक्टिकल नहीं कहा जाता, टेंटिकल्स सॉरी नहीं कहा जाता। अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, द एनिमल कैन टेस्ट एंड ग्रैब विद द सकर्स ऑन देयर आर्म्स। इवन मोर इम्प्रेसिव, ऑक्टोपस आर केपेबल ऑफ मूविंग एट द स्पीड ऑफ 25 माइल्स पर आवर। मतलब इनकी जो स्पीड है वो 25 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। और उनके आर्म्स पे सकर्स बने होते हैं, राइट, सकर्स होते हैं। अगर आप इनको क्लोजली देखेंगे तो उनके आर्म्स पे सकर्स बने होते हैं जिसके थ्रू ये टेस्ट जो है वो कर सकते हैं किसी भी चीज़ का जो ये खाते हैं। ठीक है, और या कोई भी चीज़ जो है उसको ये टेस्ट कर सकते हैं। और ये टेंटिकल्स नहीं कहते हैं, बार बार अक्सर ये कहा जाता है द टेंटिकल्स ऑफ ऑक्टोपस, बट टेंटिकल्स नहीं, दे आर कॉल्ड एज आर्म्स। नॉर्मली जनरली उनको हम आर्म्स कहते हैं। इस तरह से हम आ गए हैं आखिरी उस पर, वी हैव कम टू द एंड। हमने पार्ट 1 जो है वो कर लिया है। पार्ट 1 काहे का हमने कर लिया है, एनिमल फैक्ट्स का, राइट, अमेजिंग एनिमल फैक्ट्स का पार्ट 1 हमने कर लिया है। इसमें बहुत सारी रोचक जानकारी थी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप जानते थे, कुछ थी जो आप नहीं जानते थे। जो आप नहीं जानते थे वेल एंड गुड, आपको नहीं पता चल गई। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप नीचे लिख सकते हैं, तो अपन उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अपन पार्ट 2 पे जाएं, इससे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले का रिवाइज करना होता है, पता है ना आपको। तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होता है magnetbrains.com पे। आप लॉगिन करेंगे, पेज ओपन होगा और आपको जितने भी हमारे टॉप कोर्सेज चलते हैं वो सारे टॉप कोर्सेज के जो ऑप्शन है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आपको केजी से लेके क्लास 12 तक, NTSC, ओलंपियाड, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ओलंपियाड कर रहे हैं अपन, आप ओलंपियाड ओपन करेंगे, ओलंपियाड में आपको इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आपको इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड और यहाँ मिल जाएगा अपना जीके ओलंपियाड। ठीक है, जीके ओलंपियाड पे गए, वॉच नाउ का आइकन दिख रहा है, वॉच नाउ का आइकन प्रेस किया अपन ने और खुल गया अपना मेन पेज। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो इसमें ओलंपियाड का वीडियो ट्यूटोरियल दिया हुआ है, कोर्स क्या क्या कवर करता है वो दिया हुआ है। फिर आप यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हैं जो कि सिलेबस वाइज वीडियोस हैं। तो जितना भी जो चीज़ें की गई हैं वो सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगी। जो भी वीडियोस अपलोड हुए हैं वो सीक्वेंस वाइज अरेंज मिलेंगे आपको। उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी कि आपको ढूंढना है और आपको ब्राउज करना है, सब कुछ आपको अरेंज मिलेगा। आपको सिर्फ जो भी आपको देखना चाहते हैं वीडियो, आप उसको स्क्रॉल अप करेंगे और आप उस पर वॉच नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरह की विंडो ओपन होगी, राइट। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोर वीडियोस एक्सप्लोर करने का, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो वो देख सकते हैं आप। जैसे अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अमेजिंग फैक्ट्स एनिमल्स के, तो आप इसमें देख सकते हैं कोई एक स्पेसिफिक फैक्ट है जो आपको याद नहीं आ रहा कि यार मैम ने वो क्या बताया था मैं भूल गया, तो आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, बीच में आके रोक सकते हैं, जो आपको देखना है आप वो देख लीजिए, राइट। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो जो है, हमारा जो पूरा कंटेंट है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि अभी तक तो सिर्फ इंग्लिश के में ही हमारा कंटेंट आता था, इंग्लिश में ही हमारा वीडियो आता था। अब क्या है, एक एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम का चैनल भी स्टार्ट हो गया है, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं, जिनकी बेसिक जो एजुकेशन की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, उनको बिल्कुल भी लेफ्ट आउट फील ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि यार सब कुछ जो है वो अंग्रेज़ी मीडियम के बच्चों को मिल जाता है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। नहीं, आपके लिए पूरा जो शुरू से आखिर तक बिल्कुल वैसे ही चीज़ें, वैसी ही पढ़ाई, वैसा ही कंटेंट मिलेगा जैसे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे हिंदी मीडियम चैनल को मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी, पूरा कंटेंट वैसे के वैसे ही सीक्वेंस ऑर्डर में बिल्कुल सही तरीके से जैसे आपको पढ़ना है वैसे आपको मिलेगा, ठीक है। अब जब मैं बात करती हूँ ओलंपियाड के वीडियोस हमारे कब आते हैं, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आते हैं, हफ्ते में 3 दिन। सुबह 10 बजे से शुरू होते हैं। 10 बजे जो आता है वो आता है सबसे पहले IEO का, उसके बाद 1 बजे आता है IMO जो कि मैथ्स है, 4 बजे आता है NSO का और 7 बजे शाम को आता है IGKO का, ठीक है। तो ये आप प्रीमियर जो है वो सेट कर सकते हैं। आप उसमें बेल आइकॉन पे अगर सेट कर देंगे तो आपको अलार्म बज जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आया है। YouTube पे भी सेम है, आपको सारा जो भी है, जितनी जानकारी है सब आपको सीक्वेंस वाइज मिलती है, सारे कंटेंट आपको मिल जाते हैं, सारे वीडियोस जो हैं वो सीक्वेंस ऑर्डर में सेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे ढूंढने की, राइट। और यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और आगे, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हों, फेलो स्टूडेंट्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, उनको भी आसानी हो सके पढ़ाई करने में और उनको भी क्वालिटी स्टाफ, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट।
तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। अभी जो हमने वीडियो किया है आप उसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसका जो पार्ट 2 है वो हम करने वाले हैं, वो आएगा नेक्स्ट, और उसमें हम करने वाले हैं रिमेनिंग 40 एनिमल्स के बारे में, जो अमेजिंग फैक्ट्स हैं वो। ठीक है, बाकी किसी भी तरह की कोई भी आपको ग्लिच है, परेशानी है, दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई ऐसी जानकारी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई और अमेजिंग फैक्ट है जो आपको पता है मुझे नहीं पता, तो भी आप नीचे लिख सकते हैं। राइट, एग्जामिनेशन का टाइम है, वर्क हार्ड, वर्क वेरी वेल, पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए और बहुत अच्छे नंबरों से पास होइए। ठीक है, बाय देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।